सभी विद्यार्थियों का आज की इस विस्तृत क्लास में स्वागत है। और मैम आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है कक्षा 6 के भूगोल। और ये एक वन शॉट कवरेज है ना मैम? जी सर, बिल्कुल। यह एक वन शॉट कवरेज है, जिसका मतलब है कि आज हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। मैम, भूगोल की शुरुआत हमेशा हमारे आसपास के वातावरण से होती है। हाँ, ये तो है। जैसे जब हम दिन में आसमान देखते हैं तो सूरज चमकता हुआ दिखता है और रात में वही आसमान चांद और अनगिनत तारों से भर जाता है। इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? तो इसे समझने के लिए सर, हमें सबसे पहले खगोलीय पिंड नाम के शब्द को समझना होगा। खगोलीय पिंड? जी, आसान भाषा में कहें तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आसमान में प्राकृतिक रूप से मौजूद हर एक चीज खगोलीय पिंड है। अच्छा, मतलब आसमान की हर चीज इसमें आती है? बिल्कुल। अब इसमें एक विशेष वीआईपी श्रेणी आती है, जिसे हम तारे कहते हैं। तारों की खासियत ये होती है कि उनके पास स्वयं की ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। और हमारा सूर्य भी एक तारा है, राइट? जी हाँ, सूर्य भी असल में एक तारा ही है। एक मिनट मैम, यहाँ ना एक बात हमेशा मुझे और शायद हमारे विद्यार्थियों को भी उलझन में डालती है। कैसी उलझन सर? अगर सूर्य भी एक तारा ही है तो वो हमें गर्मियों में इतना झुलसा क्यों देता है, जबकि रात में दिखने वाले बाकी तारे सिर्फ छोटे छोटे बिंदु लगते हैं? असल में सर, यही तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम? वो कैसे? वास्तव में रात के आसमान में दिखने वाले कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी कई हजार गुना बड़े और ज्यादा गर्म है। सच में? तो फिर वो इतने छोटे क्यों दिखते हैं? यहाँ सारा खेल दूरी का है सर। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों। मान लीजिए सर्दियों की रात में एक बहुत बड़ा अलाव या कैंप फायर जल रहा है। हाँ, अलाव के पास तो बहुत भयंकर गर्मी होती है। बिल्कुल। जब आप उस आग के बिल्कुल पास बैठे होते हैं तो आपको तेज गर्मी महसूस होती है। लेकिन अगर आप उसी आग से 10 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ पर चले जाएं तो क्या होगा? तब तो वो आग सिर्फ एक टिमटिमाते हुए लाल बिंदु जैसी दिखेगी। उसकी गर्मी हम तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। एकदम सही। सूर्य हमारा सबसे नजदीक का कैंप फायर है और बाकी तारे इतने अनंत किलोमीटर दूर हैं कि उनकी विशाल गर्मी रास्ते में ही खत्म हो जाती है। ओह, अब समझा। दूरी ही वो फिल्टर है जो उनकी गर्मी को हम तक पहुंचने से रोकती है। जी सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब विद्यार्थियों, जब हम रात में इन दूर टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही तारों को जोड़कर कोई ना कोई आकृति बनाने लगता है। हाँ, बचपन में हम सभी ने आसमान में भालू या पतंग जैसी आकृतियां ढूंढी हैं। बिल्कुल मैम। तो खगोल विज्ञान में इन आकृतियों का क्या महत्व है? खगोल विज्ञान में इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल? जी, आसमान में तारों के वे समूह जो एक निश्चित और पहचानी जाने वाली आकृति बनाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण है पीडीएफ में? जी सर, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है उर्सा मेजर, जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं। और इसी बड़े नक्षत्र मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, है ना? हाँ सर, सप्त यानी 7 और ऋषि। ये आसमान में एक बड़े चम्मच या प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी आकृति बनाता है। ये तो मुझे अच्छे से याद है। विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आज अगर हमें कहीं जाना हो तो हम तुरंत अपना जीपीएस चालू कर लेते हैं। बिल्कुल, आज तो सब कुछ फोन में है। लेकिन जरा सोचिए, प्राचीन काल में लोग रात के समय यात्रा करते हुए बिना जीपीएस के सही दिशा कैसे खोजते थे? बहुत ही शानदार सवाल है सर। प्राचीन काल में लोग तारों को ही अपना नक्शा मानते थे और इस काम में सबसे बड़ी भूमिका निभाता था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा? इसमें क्या खास है मैम? ध्रुव तारा अंतरिक्ष का एक ऐसा खास तारा है जो हमेशा उत्तरी दिशा में स्थिर रहता है। ये अपनी जगह कभी नहीं बदलता सर। लेकिन मैम, पृथ्वी तो लगातार घूम रही है। सारे तारे उगते और छिपते हुए नजर आते हैं। तो ये ध्रुव तारा स्थिर कैसे रह सकता है? क्या इसमें कोई जादू है? कोई जादू नहीं है सर, ये पूरी तरह से भौतिक विज्ञान है। इसे समझने के लिए विद्यार्थियों एक घूमते हुए छाते की कल्पना कीजिए। अच्छा, छाता? हाँ, अगर आप एक खुले हुए छाते को घुमाते हैं तो उसके किनारे बहुत तेजी से गोल गोल घूमते हैं,
लेकिन छाते के बिल्कुल बीच की जो डंडी होती है वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। अरे वाह, क्या बात है। हमारी पृथ्वी भी उसी छाते की तरह अपने अक्ष पर घूम रही है और ध्रुव तारा बिल्कुल पृथ्वी के अक्ष की सीध में, यानी उस छाते की डंडी के ठीक ऊपर स्थित है। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है विद्यार्थियों। छाते की डंडी के ठीक ऊपर का तारा, इसीलिए वो नहीं घूमता। बिल्कुल सर, और इसे ढूंढने के लिए हम सप्तर्षि के आगे वाले 2 तारों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कैसे? जिन्हें संकेतक तारे कहते हैं। अगर उन्हें एक काल्पनिक सीधी रेखा से मिलाते हुए आगे देखें तो वो रेखा सीधा जाकर ध्रुव तारे से टकराती है। बहुत ही बढ़िया, ये तकनीक तो आज भी काम आ सकती है। अब मैम, आसमान में कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो खुद की रोशनी से नहीं चमकते। पीडीएफ में उनके बारे में क्या लिखा है? आसमान में सिर्फ तारे नहीं है सर, ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, उन्हें ग्रह कहते हैं। अच्छा, ग्रह यानी प्लैनेट्स। जी, ग्रह हमेशा तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और हमारे पूरे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह? लेकिन मैम, ये सभी 8 ग्रह एक जैसे तो नहीं है ना? नहीं सर, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। दोनों में क्या अंतर है? शुरुआत के 4 ग्रह जो सूर्य के पास हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और ठोस पत्थरों से बने हैं। और बाह्य ग्रह? बाद के 4 ग्रह जो दूर हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये आकार में बहुत विशाल हैं और गैस या तरल से बने हैं। मतलब जो ग्रह आग के पास थे वो ठोस चट्टाने रह गए, और जो दूर थे वो गैस के विशाल गुब्बारे बन गए। क्या इन दोनों के बीच कोई विभाजन रेखा है मैम? जी सर, मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में एक बहुत चौड़ी पट्टी पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अच्छा, ये पट्टी आंतरिक और बाह्य ग्रहों को अलग करती है। एक तरह से ये मलबे का बेल्ट है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये चट्टानें कभी ग्रह बन ही नहीं पाई। अब चक्कर लगाने से याद आया विद्यार्थियों, ये ग्रह अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर भाग रहे हैं। मैम, इनकी परिक्रमा के क्या नियम है? बहुत सीधा नियम है सर। जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही कम समय लगेगा। दूरी बढ़ने पर समय भी बढ़ता है। इसका मतलब तो बुध ग्रह सौरमंडल का उसैन बोल्ट है। एकदम सही। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिन में पूरी कर लेता है। और सबसे दूर वाले ग्रह का क्या हाल है? सबसे दूर स्थित वरुण ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लग जाते हैं सर। बाप रे, 164 साल! ये तथ्य तो समय की मेरी समझ को ही चुनौती दे रहा है। और मैम, उपग्रहों की क्या स्थिति है? चंद्रमाओं के मामले में तो सौरमंडल में अलग ही रेस है सर। शनि ग्रह 146 चंद्रमाओं के साथ पहले स्थान पर है। 146? और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आता है बृहस्पति, जिसके पास 95 चंद्रमा हैं। विद्यार्थियों, जरा सोचिए, 146 चांद जब एक साथ घूमेंगे तो वहां गुरुत्वाकर्षण का कैसा भयंकर ट्रैफिक जाम होता होगा। बिल्कुल सर। खैर, ये सब रास्ते और दूरियां हम भूगोल में पढ़ते हैं। मैम, इस शब्द भूगोल या ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। बहुत ही लाजवाब सवाल है सर। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ है वर्णन। मतलब पृथ्वी का वर्णन? जी, इसी जियो शब्द से जियोलॉजी, ज्योमेट्री और जियोइड जैसे शब्द बने हैं। ये तो हुई ग्रीक भाषा की बात। लेकिन विद्यार्थियों, हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों का योगदान भी किसी से कम नहीं रहा है। बिल्कुल सर, और इसमें सबसे महान नाम है आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट जी ने क्या क्या खोजा था मैम? आर्यभट्ट को भारतीय गणित और हिंदू खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, पाई का मान बताया और ये सिद्धांत भी दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए विद्यार्थियों, बिना किसी दूरबीन के उन्होंने आसमान को देखकर ये पता लगा लिया। ये इंसान के दिमाग की चरम सीमा है। सच में सर। और विद्यार्थियों, आर्यभट्ट जी के इस महान ज्ञान की तरह ही अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन सेशंस आगे भी चाहिए तो अभी शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी विद्यार्थियों, शिक्षा स्टोर के साथ जुड़े रहें। चले सर, अब वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी आकार के मामले में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पीडीएफ कहता है कि पृथ्वी का आकार भूआब है। इसका क्या मतलब होता है मैम? भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार,
असल में पृथ्वी एकदम गोल नहीं है सर। अच्छा, गोल नहीं है। जी, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। क्या मैं इसका कारण गेस करूं? क्या ऐसा इसके लगातार घूमने की वजह से है? जैसे आटे की लोई को तेजी से घुमाने पर वो बीच से फैल जाती है? अरे वाह सर, आपने बिल्कुल परफेक्ट विज्ञान समझाया है। लगातार लट्टू की तरह घूमने के कारण ही बीच का हिस्सा बाहर की ओर उभर गया है। और अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसी लगती है? अंतरिक्ष से ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह? क्या हमारे सौरमंडल में इसका कोई जुड़वां भी है? बिल्कुल है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के बिल्कुल समान है। अच्छा, और विद्यार्थियों, प्लूटो के साथ क्या हुआ था? बचपन में हम उसे 9वां ग्रह पढ़ते थे। मैम, प्लूटो ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? गुनाह नहीं सर। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों के लिए कुछ कड़े नियम बनाए थे। किस तरह के नियम? नियम था कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने रास्ते को साफ रख सके। तो क्या प्लूटो इस नियम में फेल हो गया? जी सर, उसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर था, इसलिए उसे ग्रहों की लिस्ट से निकालकर बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। समझ गया। अब पृथ्वी की गतियों पे आते हैं। ये 2 तरह से डांस कर रही है। जी, पृथ्वी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण क्या है? परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना। और सर, इस सफर में चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ चलता है। चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यही तो रहस्य है सर। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी ठीक उतना ही समय लगता है। अरे विद्यार्थियों, ये आज की क्लास का सबसे बड़ा आहा पल है। मतलब चंद्रमा के अपनी जगह पर घूमने की स्पीड और चक्कर लगाने की स्पीड बिल्कुल लॉक हो चुकी है। बिल्कुल सर। इसी सिंक्रोनाइजेशन के कारण हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या अद्भुत इंजीनियरिंग है प्रकृति की। अब मैम, अंतरिक्ष के अन्य मेहमानों की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच हैं। ये उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये भटक कर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो घर्षण से जलने लगते हैं। अच्छा, तो क्या ये वही हैं जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं? जी बिल्कुल। वो असल में जलता हुआ अंतरिक्ष का पत्थर होता है। और हम मन्नत मांगने लगते हैं। और मैम, ये धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु या पुच्छल तारा मुख्य रूप से चट्टानों, धूल, बर्फ और गैसों का बना होता है। ये नेपच्यून के बाहर कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इसे पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? क्या इसकी पूंछ होती है? जब ये सूर्य के पास से गुजरता है ना सर, तो इसकी बर्फ पिघलकर गैस में बदल जाती है। सूर्य की हवा इसे पीछे धकेलती है, जो चमकती हुई पूंछ जैसी दिखती है। बहुत ही शानदार। विद्यार्थियों, अब हमने अंतरिक्ष को समझ लिया। आइए देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम असल में कहाँ खड़े हैं। पीडीएफ के अनुसार छोटे से बड़े का क्रम देखते हैं सर। सबसे पहले है हमारी पृथ्वी, जो सौरमंडल का हिस्सा है ना? जी। और हमारा सौरमंडल एक बहुत विशाल संरचना का हिस्सा है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इसमें करोड़ों तारे हैं। मतलब पृथ्वी से बड़ा सौरमंडल और उससे बड़ी आकाशगंगा। हाँ। और ब्रह्मांड। अंतरिक्ष में ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा और अंत में ब्रह्मांड। बाप रे, ये विशालता तो सच में डराने वाली है। विद्यार्थियों, अब जरा शांत मन से कल्पना कीजिए। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक बिंदु है। ऐसी लाखों आकाशगंगाओं वाले इस अनंत ब्रह्मांड में अभी और क्या-क्या खोजना बाकी होगा। सच में मैम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। जब हम पृथ्वी की कल्पना करते हैं विद्यार्थियों, तो हमारे दिमाग में अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल गोला आता है जो लगातार घूम रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गोला आखिर किस आधार पर घूम रहा है? यहीं पर अक्ष या जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उसकी अवधारणा सामने आती है। देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं लुढ़क रही है। वो एक बहुत ही विशिष्ट लेकिन पूरी तरह से काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूर्णन करती है, यानी रोटेशन करती है।
इसी काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। तो अगर हम इसे एक 3D मॉडल के रूप में सोचें, तो ये अक्ष कोई भौतिक छड़ या रॉड नहीं है जो पृथ्वी के आर पार डाली गई हो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक ज्यामितीय धुरी है जो बिल्कुल उत्तरी सिरे यानी नॉर्थ पोल से शुरू होकर सीधे दक्षिणी सिरे यानी साउथ पोल तक जाती है ना? बिल्कुल सटीक। और पृथ्वी इसी धुरी पर लगातार एक लट्टू की तरह घूम रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अच्छा। अगर आप किसी भी सामान्य ग्लोब को देखेंगे तो वो कभी भी एकदम सीधा खड़ा नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा सा तिरछा होता है। मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम लंबवत अवस्था में या परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, और ये हमेशा से मेरे लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली रही है। हम अक्सर कहते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन किसके मुकाबले झुकी हुई है? जब अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे है ही नहीं, तो हम इस झुकाव को नापते कैसे हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। इस झुकाव को मापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक संदर्भ बिंदु। जी। इसे समझने के लिए हमें कक्षा के समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन की कल्पना करनी होगी। यह वह काल्पनिक समतल या सपाट सतह है जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मान लीजिए ये एक विशाल अदृश्य मेज है जिस पर सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। अब अगर हम इस समतल पर एक बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लंबवत रेखा खींचें तो पृथ्वी का अक्ष उस लंबवत रेखा से 23-23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। समझ गया। तो अगर हम लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुके हुए हैं तो इसके सीधा सा गणितीय अर्थ ये निकलता है कि कक्षा के समतल के साथ जो कोण बचेगा वो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री होगा। जी, क्योंकि 90 में से 23.5 घटाने पर 66.5 ही आता है। तथ्य ये है कि पृथ्वी का ये झुकाव हमेशा स्थिर रहता है। मतलब ये बदलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो डगमगाती नहीं है। उसका अक्ष हमेशा अंतरिक्ष में एक ही दिशा की ओर इशारा करता रहता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब अगर पृथ्वी अभी 23.5 डिग्री झुकी है तो 6 महीने बाद जब वो सूर्य के दूसरी तरफ होगी तब भी उसका झुकाव उसी दिशा में 23.5 डिग्री ही रहेगा। बिल्कुल। ये स्थिरता ही हमारे पूरे ग्रह के सिस्टम को संतुलित रखती है। खैर, अब जब हम पृथ्वी के झुकाव को समझ चुके हैं तो इस 3D गोले को एक नक्शे पर समझने के लिए हमें इसे कुछ तार्किक हिस्सों में बांटना होगा। सही कहा। और इसे बांटने की शुरुआत होती है विषुवत वृत्त या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो अगर हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमें एक शून्य बिंदु चाहिए। विषुवत वृत्त वही 0 डिग्री की रेखा है। ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में खींचा गया एक काल्पनिक वृत्त है जो इस पूरे ग्रह को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। एक तरह से ये हमारे ग्रिड का मुख्य एंकर है। और इसी 0 डिग्री विषुवत वृत्त से हम अन्य रेखाओं को खींचना शुरू करते हैं। हाँ। विषुवत वृत्त से लेकर दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी तक जितनी भी रेखाएं इस विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाती हैं, पैरेलल खींची जाती हैं। हाँ, उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। यहाँ समानांतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और कभी आपस में नहीं मिलती। बिल्कुल। लेकिन चूंकि पृथ्वी एक गोला है तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इन अक्षांश वृत्तों का घेरा लगातार छोटा होता जाएगा, है ना? जी, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होगा और ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते ये महज एक बिंदु में बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्षांश रेखाओं का आकार ध्रुवों की ओर घटता जाता है, लेकिन इन अक्षांश रेखाओं का काम सिर्फ पृथ्वी को मापना नहीं है। इन अक्षांशों का हमारी जलवायु से, हमारे मौसम से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। और ये संबंध पृथ्वी के उसी 23.5 डिग्री के झुकाव से पैदा होता है जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। जी हाँ। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी के हर हिस्से पर एक समान नहीं पड़ती। और इसी असमान ऊष्मा के आधार पर हम पूरी पृथ्वी को 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में यानी हीट जोन्स में बांटते हैं। तो इन ताप कटिबंधों को हम कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर किस कोण से गिर रही हैं। सबसे पहला और सबसे गर्म क्षेत्र है उष्णकटिबंध,
जिसे टॉरेट जोन कहते हैं। ये विषुवत वृत्त के दोनों ओर स्थित है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ के बीच का पूरा क्षेत्र। और विद्यार्थियों, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी इसलिए होती है क्योंकि साल के अलग-अलग समय पर इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एकदम सीधी पड़ती है तो वो कम क्षेत्रफल पर केंद्रित होती है, जिससे उसकी तीव्रता और ऊष्मा अपने चरम पर होती है। ये एक लेजर लाइट की तरह है जो एक छोटे से हिस्से पर बहुत तीव्र ऊर्जा फेंकती है। बेहतरीन उदाहरण। अब अगर हम इस उष्ण कटिबंध से थोड़ा उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकें तो हम शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में प्रवेश करते हैं। अच्छा। उत्तरी गोलार्ध में यह कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा यानी 66.5 डिग्री साउथ के बीच है। और यहाँ ज्यामिति का खेल पूरी तरह बदल जाता है। पृथ्वी के वक्र या कर्व के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ने लगती हैं। उसकी तीव्रता कम हो जाती है। बिल्कुल सही विश्लेषण। इसीलिए यहाँ न तो भीषण गर्मी होती है और न ही भयंकर ठंड। यहाँ की जलवायु बहुत ही संतुलित और सुहावनी होती है। क्या बात है। और अंत में आता है शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन। नाम से ही बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक फैला है। यहाँ सूर्य की किरणें इतनी अधिक तिरछी हो जाती हैं कि ऊष्मा नाम मात्र की ही पहुंच पाती है। मतलब प्रकाश तो पहुंचता है लेकिन उसमें गर्माहट नहीं होती। इसीलिए ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। बिल्कुल। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे सिर्फ एक 23.5 डिग्री के झुकाव ने पूरी पृथ्वी की जलवायु का खाका खींच दिया है ना? हाँ। वैसे विद्यार्थियों, अगर ये जानकारी आपको रोचक लग रही है तो शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन आपको हमेशा मिलते रहें। जी बिल्कुल। तो अब तक हमने अक्षांश और ताप कटिबंधों के विज्ञान को समझा है, लेकिन अब हमें नेविगेशन की एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या को हल करना है। कैसी समस्या? देखिए, अक्षांश रेखाएं हमें ये तो बता देती हैं कि हम उत्तर या दक्षिण में कहाँ हैं, लेकिन क्या केवल अक्षांश से हम किसी की सटीक स्थिति का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा जहाज 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये अक्षांश तो पृथ्वी के चारों ओर 36,000 किलोमीटर का एक पूरा घेरा है। बिल्कुल। मैं उस घेरे पर पूरब में हूं या पश्चिम में, ये कैसे पता चलेगा? अक्षांश हमें सिर्फ एक y एक्सिस देता है। हमें अपनी सटीक लोकेशन के लिए एक x एक्सिस की भी जरूरत है ताकि हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट या क्रॉसिंग मिल सके। देशांतर वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जी, इन्हें याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमें पृथ्वी पर एक सटीक एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम होता है विद्यार्थियों में। चूंकि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, तो क्या देशांतर रेखाओं की लंबाई भी अलग-अलग होती है? ये सबसे आम गलतफहमी है। देखिए, अक्षांश के विपरीत सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बिल्कुल एक समान होती हैं। ये अक्षांशों की तरह पूर्ण वृत्त नहीं होती, बल्कि ये अर्धवृत्त या सेमी सर्कल्स होती हैं। अच्छा। हर एक देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही शानदार ज्यामितीय तथ्य है। और चूंकि ये सभी ध्रुवों से शुरू होकर ध्रुवों पर ही खत्म होती हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। विषुवत वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ये रेखाएं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। एकदम सही। और ध्रुवों पर पहुंचकर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर आपस में मिल जाती हैं। अरे वाह। लेकिन अब यहाँ एक तार्किक पहेली पैदा होती है। वो क्या? देखिए, अक्षांशों के मामले में तो हमारे पास विषुवत वृत्त था जो स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा वृत्त था, इसलिए हमने उसे आसानी से 0 डिग्री मान लिया। लेकिन जब सभी देशांतर रेखाएं लंबाई और आकार में बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम गिनती कहां से शुरू करें? 0 डिग्री देशांतर किसे माना जाए?
ये तो पूरी तरह से मनमाना हो सकता है। और वास्तव में ये मनमाना ही था। ये प्रकृति द्वारा तय नहीं किया गया था, बल्कि ये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सहमति का परिणाम था। दुनिया भर के भूगोलवेत्ताओं ने तय किया कि हमें देशांतरों की गणना शुरू करने के लिए किसी एक रेखा को प्राइम या मुख्य मानना होगा। और उसे ही 0 डिग्री का मान दिया गया। बिल्कुल। इसे प्रमुख यामियोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहा गया। तो ये 0 डिग्री रेखा कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, ये लंदन की राजकीय वेधशाला यानी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जी। अब यहाँ से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। अगर आप ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री है, पूर्व की ओर देशांतर गिनना शुरू करें, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 180 डिग्री तक जाएं, और फिर उसी तरह पश्चिम की ओर गिनते हुए 180 डिग्री तक जाएं, तो आपको लगेगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम 2 अलग-अलग रेखाएं होनी चाहिए। सामान्य गणित तो यही कहता है, लेकिन पृथ्वी तो गोल है। इसलिए जब आप पूर्व से 180 डिग्री और पश्चिम से 180 डिग्री जाते हैं, तो आप वास्तव में पृथ्वी के ठीक पीछे एक ही रेखा पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर वास्तव में एक ही रेखा है। सही कहा। और इस 180 डिग्री की रेखा को एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और विद्यार्थियों, यही वो जगह है जहां असल में टाइम ट्रैवल होता है। हाँ। अगर आप प्रशांत महासागर में इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आर पार कदम रखते हैं, तो आप केवल एक अलग टाइम जोन में नहीं जाते, आप सीधे एक पूरा दिन आगे या पीछे चले जाते हैं। एकदम से। तो अब जब हमने अक्षांशों से जलवायु को समझ लिया और देशांतरों से स्थिति को, तो हम इस ग्रिड के सबसे महत्वपूर्ण और दैनिक उपयोग वाले पहलू पर आते हैं, जो है समय की गणना। देशांतर और समय का आपस में क्या संबंध है? यह संबंध बहुत ही सीधा है। नियम यह है कि एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का समय बिल्कुल समान होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शहर उत्तरी ध्रुव के पास है और दूसरा विषुवत वृत्त के पास, लेकिन दोनों एक ही देशांतर पर हैं, तो उनकी घड़ियों में एक ही समय हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाते हैं, समय बदल जाता है। और इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। और इस पश्चिम से पूर्व वाले घूर्णन का सीधा असर ये होता है कि पृथ्वी के पूर्वी हिस्से सूर्य के सामने पहले आते हैं। इसलिए पूर्वी हिस्सों में सुबह पहले होती है। बिल्कुल। यही कारण है कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय हमेशा आगे चलता है या बढ़ता है, और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाने पर समय हमेशा पीछे चलता है या घटता है। ये तो हो गया सिद्धांत। अब जरा इसका गणित समझते हैं कि ये समय आखिर कितना बढ़ता या घटता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। भाग देने पर आता है 15 डिग्री। इसका मतलब है कि पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। चलिए इस गणित को और थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर ले चलते हैं। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो अगर 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? हम 60 मिनट को 15 से भाग देंगे और परिणाम आता है 4 मिनट। बिल्कुल। विद्यार्थियों, ये इस पूरे समय विज्ञान का सबसे जादुई नंबर है। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक यानी 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। और ये 4 मिनट का फॉर्मूला ही दुनिया भर के टाइम जोन्स का आधार है। अब इस सार्वभौमिक गणित को हम अपने देश भारत पर लागू करके देखते हैं। भारत एक विशाल देश है और इसका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार काफी बड़ा है। हाँ, अगर हम स्थानीय समय के हिसाब से चलें, तो भारत के पूर्वी हिस्से जैसे अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिस्से जैसे गुजरात, इनके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। एक ही देश में अलग अलग समय होने से ट्रेनों, उड़ानों और संचार में भारी अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। और इसी अराजकता से बचने के लिए हमने देश के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया है। भारत की ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है। अब यहाँ हमारा वो 4 मिनट वाला फॉर्मूला काम आएगा विद्यार्थियों। चूंकि भारत की मानक रेखा पूर्व में है, तो तय है कि हमारा समय ग्रीनविच से
आगे होगा यानी प्लस होगा। जी। लेकिन कितना आगे? चलिए गणना करते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री के लिए हम 82.5 को 4 से गुणा करेंगे। और 82.5 को 4 से गुणा करने पर हमें मिलते हैं 330 मिनट। अब इन 330 मिनटों को घंटों में बदलने के लिए हम इसे 60 से भाग देते हैं। तो 330 को 60 से भाग देने पर आता है 5.5 घंटे, यानी 5.5 आवर्स। और यही वो संख्या है जो हम रोज अपने मोबाइल और कंप्यूटर की सेटिंग्स में देखते हैं। भारतीय मानक समय या IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। मतलब जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब हमारी पृथ्वी इतनी घूम चुकी होती है कि भारत में उसी वक्त शाम के 5:30 बज चुके होते हैं। ये विश्लेषण ये साबित करता है कि हम जो समय अपनी घड़ियों में देखते हैं वो कोई मनमाना नंबर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के आकार, उसके घूर्णन और खगोलीय ज्यामिति का सीधा परिणाम है। बिल्कुल। विद्यार्थियों, ज्यादा गहराई से सोचिए। जब आप आसमान में देखते हैं तो वहां कोई लकीर नहीं खींची है। कोई साइन बोर्ड नहीं है। अंतरिक्ष में कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। हम बस एक झुकी हुई चट्टान पर बैठकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। लेकिन इंसान की बुद्धिमत्ता देखिए। हमने इस ग्रह पर अक्षांश और देशांतर का एक ऐसा अदृश्य ज्यामितीय जाल बिछा दिया है जो 4 मिनट के इतने सटीक गणित पर काम करता है कि हम न केवल ये जान पाते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में कहाँ खड़े हैं, बल्कि हमारी घड़ियों की एक एक सेकंड की टिक टिक भी इसी ग्रिड से बंधी है। ये विज्ञान और मानव कल्पना का एक ऐसा संगम है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बहुत ही शानदार विचार है ये। इन रेखाओं ने सचमुच पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया है। पृथ्वी मुख्य रूप से 2 तरह की गतियां करती है जी, जिन्हें हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, यानी घूर्णन और परिक्रमण। तो सर, अगर हम सबसे पहले घूर्णन गति पर ध्यान दें तो इसे अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति कहा गया है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब वही है जैसे बचपन में हम लट्टू घुमाते थे? क्या पृथ्वी का अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अक्ष पर घूमना बिल्कुल एक लट्टू के अपनी कील पर घूमने जैसा है? हाँ, मतलब समझने के लिए लट्टू वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। अच्छा। लेकिन बस फर्क इतना है कि लट्टू एक ठोस जमीन पर टिककर घूमता है। और पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है। बिल्कुल, बिना किसी सहारे के। और स्लाइड 2 के चित्रों में ये स्पष्ट है कि ये घूर्णन एक काल्पनिक अक्ष या धुरी पर हो रहा है। अच्छा सर, तो इस घूर्णन का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है? इसका सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला प्रभाव है दिन और रात का होना। वो कैसे? देखिए क्लास, कल्पना कीजिए कि एक अंधेरे कमरे में एक विशाल हीट लैंप रखा है जो कि हमारा सूरज है। ठीक है। और उसके सामने हमारा घूमता हुआ ग्लोब यानी पृथ्वी है। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है ना? हाँ, बिल्कुल। तो किसी भी एक समय में इसका केवल आधा हिस्सा ही उस लैंप के प्रकाश के सामने आ सकता है। अच्छा, तो जो हिस्सा सामने है वहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। हाँ, और वहां दिन होता है। और जो हिस्सा पीठ पीछे है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच रहा, वहां पूर्ण अंधकार होता है, जिसे हम रात कहते हैं। ये तो बहुत आसान था समझना। लेकिन सर, स्लाइड 3 पर आते ही मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या उलझन है मैम? अगर आधा हिस्सा दिन में है और आधा रात में, तो अचानक से ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया और आप सीधे दिन से रात में पहुंच गए? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो इन दोनों को अलग करने वाली कोई रेखा तो होनी चाहिए। सामग्री में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रदीप्ति वृत्त। जी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ, तो क्या ग्लोब पर सच में ऐसी कोई सीमा रेखा खींची है जो दिन और रात को बांटती है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर क्लास को एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर ध्यान देना चाहिए, और वो शब्द है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। जी, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो जमीन पर कोई लाइन नहीं खींची हुई है। अच्छा। ये प्रदीप्ति वृत्त असल में सिर्फ एक ज्यामितीय अवधारणा है। इसे क्लास ऐसे समझ सकती है जैसे कोई विशाल कॉस्मिक स्कैनर। बिल्कुल, जैसे कोई स्कैनर की लाइट पूरी पृथ्वी पर लगातार गोल गोल घूम रही हो। अरे वाह! और क्योंकि पृथ्वी खुद लगातार घूर्णन कर रही है, इसलिए ये वृत्त किसी एक देश या शहर पर कभी रुकता नहीं है।
ये हमेशा खिसकता रहता होगा। जी, ये लगातार पश्चिम से पूरब की ओर खिसकता रहता है और इसी स्कैनर के आगे बढ़ने के कारण ही हम सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। क्या बात है, ये स्कैनर वाला नजरिया तो बहुत ही शानदार है। मतलब हम खड़े एक ही जगह पर हैं, लेकिन वो प्रकाश का वृत्त हमारे ऊपर से गुजर रहा है। बिल्कुल मैम। तो क्लास, घूर्णन गति से दिन और रात का ये सिस्टम तो हमें समझ आ गया, लेकिन सर जी, यस वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। दिन और रात तो रोज की बात है, लेकिन ये सर्दियां और गर्मियां कहाँ से आ जाती हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कभी हम दिसंबर में इतने सारे स्वेटर पहन के ठिठुर रहे होते हैं और कभी जून में हमें एसी के बिना चैन नहीं आता। और इसका जवाब हमें स्लाइड 4 और 5 में मिलता है, जहां हमारी सामग्री पृथ्वी की दूसरी प्रमुख गति का परिचय देती है, जो कि है परिक्रमण गति, यानी रेवोल्यूशन। एकदम सही। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड कक्षा में चक्कर लगाना। और इसी गति की वजह से पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं आती हैं, जैसे वसंत, शरद और हमारी संक्रांतियां। बिल्कुल। लेकिन मैम, ऋतुओं के इस चक्र में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है क्लास की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। कौन सी गलतफहमी सर? ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य के बहुत पास आ जाती है, तब गर्मियां होती होंगी। हाँ, और जब दूर जाती होगी तो सर्दियां। जी, लेकिन ये सच नहीं है। रुकिए, मैं खुद भी यही सोच रही थी। अगर हम आग के पास जाते हैं तो गर्मी लगती है और दूर जाते हैं तो ठंड, तो सूरज के मामले में ये तर्क काम क्यों नहीं करता? क्योंकि मैम, हम एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या? पृथ्वी का झुकाव। स्लाइड 5 के चित्र बहुत साफ दिखाते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होकर परिक्रमा नहीं कर रही है। अच्छा, वो थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकाव ही वो मास्टर चाबी है जो मौसम बदलने का रहस्य खोलती है। तो दूरी का कोई लेना देना नहीं है? बहुत कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। क्या? लेकिन जनवरी में तो हमारे यहाँ भयंकर ठंड होती है। वही तो, हम सूरज के सबसे पास हैं, फिर भी कांप रहे हैं, क्योंकि असल खेल उस 23.5 डिग्री के झुकाव का है। तो फिर ये झुकाव गर्मी और ठंड कैसे पैदा करता है सर? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। चलिए क्लास, इसे एक शक्तिशाली टॉर्च के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। अगर आप एक टॉर्च को दीवार पर बिल्कुल सीधा मारते हैं तो क्या होता है? प्रकाश एक छोटी सी जगह पर फोकस होता है। हाँ, और वो जगह काफी गर्म और चमकदार हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दें तो प्रकाश फैल जाएगा। प्रकाश एक बड़े हिस्से पर फैल जाएगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। एकदम सही। उसकी गर्मी कमजोर हो जाएगी। और ठीक यही सूर्य की किरणों के साथ होता है। अच्छा। पृथ्वी के झुकाव के कारण साल के कुछ महीनों में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की ओर झुक जाता है। तो वहां सूर्य की किरणें उस सीधी टॉर्च की तरह पड़ती हैं? जी, एकदम सीधी किरणें, मतलब भयंकर गर्मी। और उसी समय जो दक्षिणी हिस्सा है वो सूर्य से दूर झुका होता है। वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, गर्मी फैल जाती है और वहां शीत ऋतु आ जाती है। वाह, टॉर्च वाले इस उदाहरण ने तो सारी तस्वीर एकदम साफ कर दी। मतलब प्रकाश होना बड़ी बात नहीं है, वो किस कोण से पड़ रहा है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैम। तो विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होने वाली 4 प्रमुख स्थितियों की गहराई में गोता लगाएं, जी, हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही और भी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक पाठों के लिए शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ क्लास, जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सर, अब अपनी स्लाइड 6 और 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 21 जून की एक बहुत ही खास खगोलीय घटना का जिक्र है। जी, जिसे उत्तर अयनात या समर सॉल्स्टिस कहा गया है। हाँ, लिखा है कि इस समय सूर्य आकाश में अपने सबसे उत्तरी बिंदु पर होता है। ये कैसे होता है? देखिए, 21 जून के आसपास पृथ्वी परिक्रमा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुका होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है। हाँ, इस झुकाव की वजह से सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पर गिरती हैं। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, वो भी एकदम लंबवत। बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधी। यानी उत्तरी गोलार्ध पर टॉर्च की रोशनी सीधे फोकस हो रही है। जी मैम, और क्योंकि किरणें सीधी हैं तो इस इलाके में बहुत ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब भारत, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में वहां ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब भयंकर गर्मी। और सामग्री में ये भी लिखा है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ,
क्योंकि झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहता है। इसलिए दिन लंबे और रातें सबसे छोटी होती हैं। अरे वाह! तो सर मेरा एक सवाल है। पूछिए। जब हम भारत में जून की उस चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे होते हैं, तब हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जी, वो तो सूर्य से उल्टी दिशा में झुका हुआ है ना? एकदम सही। तो क्या वहां उस समय सर्दियां चल रही होती हैं? बिल्कुल मैम, आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। क्योंकि वो हिस्सा दूर झुका है तो वहां सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पहुंचती हैं। अच्छा। इसलिए जब हम यहाँ एसी चला रहे होते हैं, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में लोग भारी जैकेट पहने होते हैं, क्योंकि वहां शीत ऋतु चल रही होती है। बाप रे, एक ही ग्रह, एक ही समय, लेकिन बस एक झुकाव ने दो अलग अलग दुनिया बना दी। और इसी 21 जून की घटना को हम ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति भी कहते हैं। प्रकृति का ये सामंजस्य सच में अविश्वसनीय है। लेकिन सर, ये स्थिति हमेशा तो नहीं रहती ना? नहीं, पृथ्वी तो लगातार चल रही है। हाँ, जून के बाद जुलाई, अगस्त और फिर हम आते हैं ठीक 6 महीने बाद वाली स्थिति में, स्लाइड 8 और 9 के अनुसार। जी, जिसे दक्षिण अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस कहा गया है। ये 22 दिसंबर के आसपास की बात है। तो यहाँ क्या बदलाव आता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का झुकाव नहीं बदलता। तो क्या बदलता है? सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल जाती है। 22 दिसंबर को पृथ्वी घूमकर सूर्य के दूसरी तरफ आ जाती है। अच्छा, तो अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो गया और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक गया। यानी अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है सर। एकदम पलट गई। अब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? जी, तो अब दक्षिणी गोलार्ध में वो सीधी टॉर्च वाला प्रभाव काम कर रहा है। तो इसका मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी आ गई? हाँ, वहां ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, दिन लंबे हो जाते हैं। और अगर हम उसी 22 दिसंबर को अपने उत्तरी गोलार्ध यानी भारत को देखें, तो हम सूरज से दूर झुके हुए हैं। सही कहा। हमारी तरफ आने वाली किरणें अब बहुत तिरछी हो गई हैं, गर्मी फैल गई है और कमजोर हो गई हैं। आहा, इसीलिए हम दिसंबर में कड़ाके की ठंड महसूस करते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, शाम जल्दी हो जाती है। बिल्कुल मैम, और सामग्री बताती है कि इसे ही शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहा जाता है। वाह, तो हमने देखा कि कैसे बस एक गति और एक स्थिर झुकाव ने पूरे ग्रह के मौसम को एक बैलेंस तरीके से पलट कर रख दिया। जी, हमने साल के उन 2 चरम बिंदुओं की बात कर ली है, जब दिन सबसे लंबे या रातें सबसे छोटी होती हैं। लेकिन सब पृथ्वी सिर्फ इन 2 चरम स्थितियों के बीच तो नहीं झूलती ना? नहीं मैम, जब पृथ्वी उत्तर और दक्षिण अयनांत के बीच यात्रा कर रही होती है, तो बीच में 2 ऐसे बिंदु भी आते हैं जहां सब कुछ बराबर हो जाता है। हाँ, जब कोई चीज एक छोर से दूसरे छोर जाती है, तो बीच में एक ऐसा समय तो आएगा ही जहां न दिन बड़ा हो न रात। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री इस संतुलन को विषुव कहती है। अंग्रेजी में जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। जी, और क्लास स्लाइड 10 पर जो इसका भाषा विज्ञान यानी एटमोलॉजी दी गई है, वो बहुत रोचक है। हाँ, वो लैटिन भाषा से आया है। बिल्कुल, ये 2 शब्दों से बना है, एक्विस जिसका मतलब है बराबर और नॉक्स जिसका मतलब है बराबर रात। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि वर्ष का वो समय जब दिन और रात की अवधि पूरी तरह से समान होती है। ठीक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। एकदम सही। लेकिन सर, वैज्ञानिक रूप से ऐसा क्यों होता है? क्या इस समय पृथ्वी का झुकाव अचानक से गायब हो जाता है? अरे नहीं मैम, झुकाव कहीं गायब नहीं होता। वो अपनी जगह पर 23.5 डिग्री ही रहता है। तो फिर ये बराबर दिन रात कैसे? होता यह है कि इन विशिष्ट तिथियों पर, जो साल में 2 बार आती हैं, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष ऐसी जगह होती है कि उसका कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अच्छा। क्लास इसे ऐसे विजुलाइज करे कि पृथ्वी ना तो आगे झुकी है ना पीछे, वो सूर्य के बिल्कुल बगल में है। तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर नहीं पड़ती? नहीं, वो ठीक बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इक्वेटर पर। तो क्योंकि प्रकाश सीधे केंद्र पर पड़ रहा है, इसलिए वो दोनों गोलार्धों में बराबर बढ़ जाता है। बिल्कुल, और जो हमारा वो प्रदीप्ति वृत्त था, स्कैनर, वो ठीक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है। और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ये तो बहुत ही गजब का मैकेनिज्म है। जी, और सामग्री हमें बताती है कि ये विषुव साल में 2 बार होता है। पहली स्थिति आती है 21 मार्च को। 21 मार्च। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के बाद का समय होता है ना? हाँ,
जिसे हम वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। ये वो सुहावना मौसम है जब न ज्यादा ठंड होती है न गर्मी, और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा उल्टा होता है, तो 21 मार्च को वहां शरद ऋतु यानी ऑटम होगा। एकदम सही मैम। और फिर परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी ठीक 6 महीने बाद 23 सितंबर को दूसरे विषुव बिंदु पर पहुंचती है, तो कहानी फिर पलट जाती है। जी, सामग्री इसे शरद ऋतु विषुव दर्शाती है। हाँ, 23 सितंबर को हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के बाद शरद ऋतु आती है, जब पत्ते झड़ने लगते हैं और हल्की हल्की ठंड की आहट होने लगती है। और ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के बाद वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। क्या बात है! तो यही वो संपूर्ण चक्र है। बिल्कुल मैम। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए उस प्रदीप्ति वृत्त के स्कैनर को चलाती है और दिन रात बनाती है। और साथ ही उस जादुई 23.5 डिग्री झुकाव को बनाए रखते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे किरणें कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती हैं, और ये सुंदर ऋतुओं का चक्कर चलता रहता है। सच में क्लास, ये सब जानकर ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की सबसे सटीक और जटिल घड़ी है, जिसका हर एक पुर्जा पूरी सटीकता के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। मानचित्र या मैप दरअसल एक ऐसा उपकरण है जो हमारे दिमाग को इस पूरी दुनिया की एक तस्वीर बनाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। ग्लोब, जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है, वो गोल होता है। लेकिन जब हम उस गोल पृथ्वी को एक कागज पर उतारते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। और इसे कागज पर उतारना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल मैम, और यहीं से मेरा पहला सवाल आता है। अगर मैं कक्षा के विद्यार्थियों को एक बहुत ही आसान उपमा दूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी गोल पृथ्वी को किसी ने बेलन से बेल कर एक चपाती की तरह बिल्कुल समतल बना दिया हो। अरे वाह, ये चपाती वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? लेकिन मैम, जब हम आटे की लोई को बेलते हैं तो वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाती है, उसका आकार बिगड़ जाता है। तो फिर एक मानचित्र बनाने वाले ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि समतल कागज पर दुनिया का आकार न बिगड़े? यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है सर, और यही वो जगह है जहां मानचित्र के 2 सबसे सख्त और बुनियादी नियम लागू होते हैं। मानचित्र केवल पृथ्वी की कोई पेंटिंग नहीं है। अच्छा। इसका पहला नियम यह है कि ये हमेशा एक समतल सतह यानी फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है। फ्लैट सरफेस। जी। और इसका दूसरा और सबसे अहम नियम यह है कि ये हमेशा एक निश्चित पैमाना यानी स्केल के अनुसार बनाया जाता है। यानी पैमाना वो जादू है जो इस चपटी दुनिया को असल दुनिया के एकदम सटीक अनुपात में रखता है। बिल्कुल सर। आपके चपाती वाले उदाहरण को ही लें तो मानचित्रकार एक ऐसा गणितीय बेलन इस्तेमाल करते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि जब पृथ्वी को चपटा किया जाए तो स्थानों के बीच की जो दूरी का अनुपात है ना, वो बिल्कुल ना बिगड़े। ये तो हुई मानचित्र के काम करने के तरीके की बात। लेकिन मैम, अगर मैं एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचूं तो पृथ्वी पर तो अनगिनत चीजें हैं। जी बिल्कुल। ऊंचे पर्वत हैं, गहरी नदियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं, देशों की सीमाएं हैं, सड़कें हैं। अगर हम इन सभी चीजों को एक ही कागज पर उकेरने की कोशिश करेंगे तो वो मानचित्र कम और एक उलझी हुई पहेली ज्यादा लगेगा। हाँ, वो तो है। तो हम इस जानकारी की भीड़ को कैसे संभालते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक समस्या है सर। अगर आप एक ही कागज पर सब कुछ थोप देंगे तो उसे पढ़ना असंभव हो जाएगा। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए मानचित्रों को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। मतलब हम जानकारी को फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, तो 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर होता है। अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो प्राकृतिक आकृतियों से आपका मतलब उन चीजों से है जो पृथ्वी पर हमारे आने से पहले से मौजूद हैं। एकदम सही। जैसे कि पहाड़, नदियां, पठार या मैदान। ये इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को नहीं दिखाता। जब हम किसी जगह का भौतिक मानचित्र देखते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि उस जगह की जमीन कैसी है। यानी कहाँ पहाड़ इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां रहना मुश्किल है, और कहाँ नदियां बह रही हैं। जी, ये मानचित्र हमें प्रकृति के नियम समझाता है। लेकिन मैम, इंसान तो प्रकृति के बनाए नियमों से बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ चुका है। अब अगर मुझे ये जानना हो कि भारत के किस राज्य की सीमा कहाँ खत्म होती है
और दूसरे राज्य की सीमा कहाँ से शुरू होती है, तो मुझे पहाड़ या नदी देखने से तो काम नहीं चलेगा। जी हाँ। क्योंकि प्रकृति ने तो जमीन पर कोई लकीर नहीं खींची है कि यहाँ से नया राज्य शुरू हो गया। और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया हमारे दूसरे प्रकार को, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अच्छा, तो ये सीमाओं के लिए? जी सर। राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से इंसानी व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शहर, राज्य, देश और उनकी सीमाएं दिखाई जाती हैं। यानी अगर हम ये देख रहे हैं कि एक देश की सरहद कहाँ तक जाती है, तो हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नक्शा हमें समाज और सत्ता की बनावट को समझने में मदद करता है। समझ गया। लेकिन कल्पना कीजिए मैम कि मुझे ना तो पहाड़ों से मतलब है और ना ही राज्यों की सीमाओं से। अच्छा, तो फिर? मान लीजिए कि मैं एक मौसम विज्ञानी हूं जिसे ये देखना है कि देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में तो भौतिक और राजनीतिक मानचित्र मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे ना। बहुत सही सवाल सर। और यहीं पर हमारा तीसरा प्रकार आता है, जिसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र? जी। शब्द थीम का मतलब ही है कोई एक विशेष विषय। क्लास आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा नक्शा है जो सिर्फ एक खास कहानी सुनाता है। मतलब थीमेटिक मानचित्र किसी विशेष विषय की बहुत ही केंद्रित जानकारी देते हैं। बिल्कुल। अगर इसका विषय जनसंख्या है, तो ये नक्शा सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ कितने लोग रहते हैं। और अगर विषय सड़क है, तो ये सिर्फ सड़कों का जाल दिखाएगा। जी सर। और जैसा आपने कहा, अगर थीम मौसम है, तो ये हमें बादलों, बारिश या तापमान के बारे में बताएगा। ये तो ऐसा हो गया मैम जैसे हमने एक बहुत बड़े डेटाबेस में से सिर्फ अपनी जरूरत की फाइल को फिल्टर कर लिया हो। यही मानचित्र विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम जरूरत के हिसाब से दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम मानचित्र के घटकों रूपी इस पहेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरें और ये समझें कि ये गणितीय जादू आखिर काम कैसे करता है, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आप शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी गहराई से भरी कोई भी कक्षा आपसे ना छूटे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम मानचित्र की संरचना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जी। किसी भी मानचित्र को सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे पढ़ना और समझना आना चाहिए। और इसे पढ़ने के लिए हमें इसके 3 प्रमुख घटकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये 3 घटक कौन से हैं मैम? मैं इनमें से पहले घटक यानी दूरी पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यही मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अच्छा, वो कैसे? मैम, मानचित्र हमेशा छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 2 शहरों के बीच की असली दूरी तो सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अब अगर 2 शहरों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, तो हम 100 किलोमीटर लंबा कागज तो नहीं ला सकते। हम इस विशाल दूरी को एक छोटे से पन्ने पर कैसे समेट लेते हैं? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। अगर हम दूरी को बिना किसी नियम के छोटा कर दें, तो पूरा नक्शा ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कागज पर स्थानों को चाहे जितना भी छोटा कर दिया जाए, उनके बीच की जो सापेक्ष दूरी है वो वास्तविक ही रहनी चाहिए। अच्छा, तो इसे सावधानी से छोटा किया जाता है। जी, स्थानों की स्थिति बिल्कुल सही रहे, इसके लिए हम गणित के एक टूल का उपयोग करते हैं, जिसे पैमाना या स्केल कहते हैं। यानी हम एक गणितीय अनुपात तय कर लेते हैं। जैसे हमने तय कर लिया कि कागज पर 1 सेंटीमीटर की लाइन असल दुनिया के 100 किलोमीटर के बराबर होगी। बिल्कुल सही सर। क्लास, अगर आप इसे सोचें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के उस जादुई फॉर्मूले की तरह है जो बड़ी बड़ी चीजों को उनके सही अनुपात में एकदम छोटा कर देता है। ये उपमा बहुत दिलचस्प है सर, लेकिन इस साइंस फिक्शन फॉर्मूला में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कैसे? अगर नक्शा बनाने वाले ने पैमाने में 1 मिलीमीटर की भी गलती कर दी ना, तो असल दुनिया में वो कई किलोमीटर की गलती बन जाएगी और आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बाप रे, यानी इस गणितीय मापन में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। जी बिल्कुल। अब हमने पैमाने की मदद से दुनिया को छोटा तो कर लिया, उसे कागज पर भी ले आए, लेकिन मैम जब मैं उस कागज को अपने हाथ में पकड़ता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है? यही तो बात है। अगर मैं कागज को उल्टा पकड़ लूं तो मेरा पूरा सफर ही उल्टा हो जाएगा। और यहीं पर हमारा दूसरा घटक काम आता है, जिसे हम दिशा कहते हैं। दिशा यानी डायरेक्शन? हाँ, बिना दिशा के कोई भी मानचित्र सिर्फ एक सुंदर चित्र है, नेविगेशन का टूल नहीं। विद्यार्थियों, आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है। हाँ, मैंने देखा है। और उस तीर के निशान के ऊपर आमतौर पर ऊ लिखा होता है। हाँ, ये ऊ उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दर्शाता है। एकदम सही। लेकिन उत्तर ही क्यों? क्या हम किसी और दिशा से शुरुआत नहीं कर सकते? ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्लास के लिए।
असल में उत्तर दिशा को एक मानक के रूप में इसलिए चुना गया ताकि दुनिया भर के लोग मानचित्र को एक ही तरीके से पकड़ें और पढ़ें। अच्छा, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। जी, ध्रुव तारे की वजह से प्राचीन काल से ही उत्तर दिशा को खोजना सबसे आसान रहा है। जब आपको ये पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ उत्तर है, तो बाकी की दिशाओं का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। ये तो सामान्य तर्क है। अगर मुझे पता है कि मेरे सामने उत्तर है, तो ठीक मेरे पीछे दक्षिण होगा। बिल्कुल। मेरे दाईं ओर पूरब होगा जहां से सूरज उगता है, और मेरे बाईं ओर पश्चिम होगा। एक कंपास भी तो ऐसे ही काम करता है। जी, कंपास रोज ठीक इसी तरह काम करता है। लेकिन मैम, दुनिया इतनी सीधी तो नहीं है। क्या होगा अगर मुझे जिस जगह जाना है वो बिल्कुल उत्तर या बिल्कुल पूर्व में ना होकर उन दोनों के बीच में कहीं हो? तब मैं क्या कहूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? यही वो जगह है जहां हमें और अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अलावा बीच की 4 दिशाएं भी होती हैं। अच्छा, इन्हें मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं। तो हम मुख्य दिशाओं को मिलाकर नई दिशाएं बनाते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के ठीक बीच के हिस्से को हम उत्तर पूर्व कहेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच का हिस्सा दक्षिण पूर्व कहलाता है। और अगर हम दक्षिण और पश्चिम के बीच जाएं तो वो दक्षिण पश्चिम होगा। जी सर। और अंत में पश्चिम और उत्तर के बीच का क्षेत्र उत्तर पश्चिम कहलाएगा। इन बीच वाली दिशाओं का आविष्कार ही इसलिए हुआ ताकि किसी भी स्थान की सही स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। ताकि नेविगेशन में एकदम पिन पॉइंट सटीकता है। जी, अब हमारे पास दूरी नापने का पैमाना है और सही रास्ता बताने के लिए दिशाएं हैं। लेकिन मैम, मानचित्र का असली काम तो हमें ये बताना है कि जमीन पर क्या क्या मौजूद है, और ये हमें हमारे तीसरे घटक की ओर ले जाता है, जो है प्रतीक। बिल्कुल, सिंबल्स। अब मान लीजिए मुझे एक मानचित्र पर एक बहुत बड़ी इमारत, एक घना जंगल और एक रेलवे ट्रैक दिखाना है। अब मैं असली आकार की ईंटें और लोहे की पटरियां तो कागज पर नहीं चिपका सकता ना? नहीं, ये तो असंभव है। और ना ही मैं बैठकर पूरे जंगल के हर एक पेड़ की पेंटिंग बना सकता हूँ। ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है सर। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार में आकृतियों को दिखाना संभव ही नहीं होता है। चाहे वो भवन हो, सड़कें हो, वृक्ष हो या रेल की पटरियां। हमारे पास कागज पर इतनी जगह ही नहीं होती। और अगर हम हर चीज का नाम लिखने बैठें तो भी कागज पर सिर्फ अक्षर ही अक्षर दिखाई देंगे। बिल्कुल। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अच्छा। मानचित्रकार आकृतियों को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करते हैं। और सबसे खास बात यह है क्लास के ये प्रतीक कम स्थान में बहुत ज्यादा जानकारी दे देते हैं। जैसे मैम, अगर हमें पक्की सड़क दिखानी है तो हम असली सड़क की तस्वीर नहीं लगाते, हम बस 2 सीधी रेखाएं खींच देते हैं, है ना? जी हाँ। और अगर सड़क कच्ची है तो हम टूटी हुई रेखाओं का उपयोग करते हैं। इसी तरह एक बड़े से भवन को दर्शाने के लिए एक छोटा सा चौकोर आइकन बना दिया जाता है। बिल्कुल। एक पूरे जंगल को दर्शाने के लिए सिर्फ एक हरा गोलाकार पेड़ का चित्र काफी होता है। और रेल की पटरियों के लिए काले रंग की ट्रैक जैसी एक साधारण रेखा खींच दी जाती है। जी। और अगर कुएं जैसी जगह को दर्शाना हो तो एक गोल घेरे का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने मानचित्र में पेड़ को नीले रंग के त्रिकोण से दिखाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति पेड़ को लाल रंग के गोले से दिखाएं? अगर ऐसा हुआ तो? अगर सब अपने अपने प्रतीक बनाने लगेंगे तो बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इसी भ्रम से बचने के लिए मानचित्रों की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज। जी। दुनिया भर के मानचित्रकार एक सहमति पर पहुंचे हैं कि कुछ बुनियादी प्रतीक हर जगह एक जैसे ही होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाषा की दीवार टूट जाती है। एकदम सही। अगर आप कल को जापान जाते हैं और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, तब भी आप वहाँ का मानचित्र देखकर समझ जाएंगे कि नीली रेखाओं का मतलब नदी है और काले ट्रैक का मतलब रेलवे लाइन है। प्रतीक वास्तव में मानचित्र की अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जी, ये वाकई में अद्भुत है। अब तक हमने समझा कि मानचित्र क्या है और उसके घटक क्या हैं। लेकिन मैम, अक्सर लोग एक और शब्द का उपयोग करते हैं जिसे खाका या स्केच कहते हैं। स्केच। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। क्या कोई भी चीज जो कागज पर जगहों को दिखाती है वो मानचित्र होती है? खाका मानचित्र से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है सर। हम हर रेखा चित्र को मानचित्र नहीं कह सकते। अच्छा।
मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाना है। आप जल्दी से एक पेपर पर पेन से कुछ लकीरें खींचते हैं, कहते हैं कि यहाँ से सीधे आना, इस चौक से मुड़ जाना और मेरे घर आ जाना। हाँ हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं। क्या वो मानचित्र है? नहीं, वो एक खाका है। ऐसे इसलिए क्योंकि उस रेखा चित्र में कोई पैमाना नहीं होता ना। बिल्कुल सही। खाका मुख्य रूप से आपकी याददाश्त और अंदाजे पर आधारित होता है। उसमें ये गणित नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। वह बस एक कच्चा चित्र होता है। लेकिन तकनीकी भाषा में अगर हम एक बहुत ही छोटे क्षेत्र का चित्र बनाते हैं और उसे एक बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो उसे भी तो खाका कहा जाता है। हाँ, जब हम किसी छोटे स्थान की बात करें। एक मानचित्र आपको ये तो बता देगा कि शहर में आपका घर कहाँ है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना हो कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें हैं या एक छोटे से पार्क में बेंच कहाँ रखी है, तो एक सामान्य मानचित्र पर इसे दिखाना असंभव है। यानी ये ऐसा है क्लास, जैसे हमने एक बहुत बड़े आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी छोटे से हिस्से को जूम इन कर लिया हो। बिल्कुल सर। जब हम इतनी बारीकी से किसी छोटे क्षेत्र का बहुत ही विस्तृत रेखाचित्र बनाते हैं, जहां हम दीवारों की मोटाई को कागज पर उतारते हैं, तो उसे हम खाका कहते हैं। सही कहा। मानचित्र हमें दुनिया की बड़ी तस्वीर दिखाता है और खाका हमें किसी छोटी सी जगह की सबसे सूक्ष्म जानकारी देता है। दोनों का अपना महत्व है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे सौर मंडल यानी अपने सोलर सिस्टम की तरफ देखें ना, तो पृथ्वी कोई आम ग्रह नहीं है। सही कहा, ये बिल्कुल यूनिक है। हाँ, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन संभव है। और इसका कारण कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस है। जीवन के लिए जो 3 सबसे आवश्यक तत्व हैं, भूमि यानी लैंड, जल यानी वाटर और हवा यानी एयर, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर एक आदर्श अनुपात में मौजूद हैं। मतलब अगर इनमें से एक भी तत्व गायब हो जाए तो पृथ्वी सीधे मार्स या वीनस जैसी बन जाएगी, है ना सर? एग्जैक्टली। और यही बैलेंस इस विषय को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। जब हम इन 3 तत्वों की बात करते हैं तो दरअसल हम पृथ्वी के 4 मुख्य परिमंडलों की बात कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ठोस हिस्सा है ना, उसे हम भूमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये वही ठोस चट्टान और मिट्टी की परत है जिस पर हम चलते हैं, राइट? ये ग्रह का एक बेस या आधार तैयार करती है। बिल्कुल मैम, और उस आधार के ऊपर आता है दूसरा मुख्य परिमंडल, जलमंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। ये पृथ्वी का वो विशाल भाग है जहां जल अपनी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं से आपका मतलब है बर्फ, तरल पानी और वाष्प। हाँ, चाहे वो ध्रुवों पर जमी हुई ठोस बर्फ हो या महासागरों में बहता तरल जल हो या फिर हवा में तैरती हुई जलवाष्प हो, सब इसमें आता है। अच्छा, और इन दोनों को जो एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है वो है तीसरा परिमंडल यानी वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये गैस की कई परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखती हैं। सही कहा। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत ही लाइफ सेविंग गैसेस होती हैं। लेकिन सर, मुझे जो सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है ना, वो वहां है जहां ये तीनों आपस में टकराते हैं, जिसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक बहुत ही नैरो सा इंटरसेक्शन है जहां स्थल, जल और हवा एक ही समय पर मिलते हैं। और इसी ओवरलैप के अंदर ही बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सारा जीवन पाया जाता है। अगर हम इसको और गहराई से समझें तो इन परिमंडलों के जो शब्द हैं उनकी भी एक कहानी है। अरे हाँ स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। प्राचीन ग्रीक सभ्यता ने इन कंपाउंड्स को हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। जैसे ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान, तो वहां से नाम आया लिथोस्फीयर। सही। और एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प या वेपर, जिससे एटमॉस्फेयर बना। फिर हुडोर का मतलब है जल, वहां से हमारा हाइड्रोस्फीयर आया। और अंत में बायोस, जिसका अर्थ है जीवन, जिससे बायोस्फीयर शब्द बना। देखिए, ये नॉमेनक्लेचर ना सिर्फ नामकरण नहीं है मैम, ये क्लियरली बताता है कि इन चीजों की प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे जब हम लिथोस्फीयर यानी भूमंडल को देखते हैं तो इसके 2 मुख्य हिस्से सामने आते हैं। एक तो बड़े स्थलीय भूभाग होंगे जिन्हें हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। हाँ, और दूसरा हिस्सा है बड़े जलाशयों के तल यानी महासागरीय बेसिन या ओशन बेसिन्स। ये दोनों ही दरअसल एक ही चट्टान का हिस्सा हैं, बस फर्क इतना है कि एक हिस्सा पानी के ऊपर निकला हुआ है और दूसरा पानी के नीचे डूबा हुआ है। सर, जब हम स्थल और महासागरों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे पास एक सवाल है।
और मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी ये सोचते होंगे। जी मैम, पूछिए। जब भी हम किसी पहाड़ या जमीन की ऊंचाई नापते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि ये समुद्र तल यानी सी लेवल से इतने मीटर ऊपर है। इसे शून्य यानी जीरो क्यों माना जाता है? हम किसी फ्लैट जमीन से ऊंचाई क्यों नहीं नापते? ये बहुत ही लॉजिकल मैकेनिज्म है मैम। देखिए, जमीन की सतह हर जगह अनइवन होती है, कहीं खाई है तो कहीं पत्थर। अगर हम जमीन को आधार मानेंगे तो कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन ही नहीं पाएगा। अच्छा, क्योंकि जमीन ऊपर नीचे होती है। सही बात। लेकिन पानी की खास प्रॉपर्टी होती है। ग्रेविटी के कारण जल हमेशा अपना लेवल ढूंढ लेता है और बराबर हो जाता है। अब क्योंकि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए समुद्र तल का स्तर पूरी दुनिया में एक समान होता है। ओह, तो इसी यूनिफॉर्म लेवल की वजह से हम समुद्र तल को जीरो मानते हैं। ये सच में ज्योग्राफी का एक जबरदस्त फाउंडेशन है। अब इसी जीरो लेवल से ऊपर उठे हुए हिस्सों पर चलते हैं, यानी विश्व के 7 प्रमुख महाद्वीप। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, विश्व मानचित्र पर अगर आप देखें तो ये 7 महाद्वीप विशाल जल राशियों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए सबसे बड़े लैंडमास से शुरुआत करते हैं, यानी एशिया। एशिया तो सच में मैसिव है। हाँ, पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग सिर्फ एशिया के पास है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। और पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। लेकिन सर, टेक्निकल रूप से यूरोप और एशिया अलग अलग लैंडमास नहीं है ना? एकदम सही कहा मैम। ये दोनों एक ही टेक्टोनिक लैंडमास पर स्थित हैं, इसीलिए इनके संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप अपने आप में एशिया से काफी छोटा है। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है कि ये एकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। सही पकड़ा आपने। कर्क रेखा, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर और मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं। और इसी वजह से वहां दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा स्थित है। और यहां तक मुझे याद है विश्व की सबसे लंबी नदी नील भी यहीं बहती है। बिल्कुल मैम। अब अगर हम अटलांटिक पार करें तो हम पहुंचते हैं उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक बहुत ही पतले स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पैनामा स्थल संधि या इस्थमस ऑफ पैनामा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की ज्योग्राफी भी बड़ी कमाल की है। वहां दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडी स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी वहीं है। हाँ, और उन सबसे थोड़ा अलग एक बिल्कुल आइसोलेटेड महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और फिर एक ऐसी जगह आती है जो बिल्कुल अलग थलग और बर्फीली है, अंटार्कटिका। वहां तो हमेशा मोटी बर्फ की चादर जमी रहती है, इसीलिए वहां कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सही बात है, वहां सिर्फ रिसर्च होती है। हाँ सर, मैंने पढ़ा था कि भारत के भी वहां शोध संस्थान हैं। उनके नाम हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अरे वाह, सच में ये नाम सुनकर थोड़ी उत्सुकता होती है कि लोग इतनी एक्सट्रीम जगह पर कैसे रहते होंगे। वो वहां इसलिए जाते हैं ताकि पास्ट और फ्यूचर के क्लाइमेट को समझ सकें। सबसे पहले 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने इस चोटी पर कदम रखा था। और महिलाओं ने भी यहाँ अपना परचम लहराया है। जापान की जुंको ताबई पहली महिला थीं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट फतेह किया। और हमारे भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को ये ऊंचाई हासिल की थी। सच में इनका साहस हैरान करने वाला है। एकदम सही मैम। सर, इससे पहले कि हम अपने क्लास में जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर की तरफ आगे बढ़ें, स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। इस रोमांचक विषय में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और धमाकेदार क्लासेस कभी मिस ना हो। हाँ स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैम, अब जलमंडल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं स्थल संधि और जल संधि के बारे में। हाँ सर, ये टर्म्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। स्थल संधि मतलब इस्थमस और जल संधि यानी स्ट्रेट में क्या अंतर है? देखिए, स्थल संधि जमीन का एक
पतला टुकड़ा होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, जैसे पनामा स्थल संधि। और जल संधि पानी का एक संकरा रास्ता होता है जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। ओह अच्छा, जैसे हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, वो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। सही जवाब। तो अब आते हैं हमारे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट पर, जलमंडल। सर, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जल से ढका है और केवल 29% स्थल है। फिर भी पूरी दुनिया में पानी की इतनी कमी क्यों रहती है? इसका सीधा सा जवाब पाई चार्ट के डेटा में है मैम। देखिए, इस कुल जल का लगभग 97.5% हिस्सा महासागरों में है और वो पानी इतना खारा है कि इंसान उसे पी नहीं सकता। तो मतलब हमारे पास मीठा जल यानी फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% ही बचा। हाँ, और उस 2.5% का भी बड़ा हिस्सा बर्फ की परतों और हिमनदियों में जमा हुआ है। तो इफेक्टिवली मानव उपयोग के लिए बहुत ही कम पानी बचता है। ये डेटा सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब उन बड़े महासागरों की बात करते हैं जिनकी वजह से 97.5% पानी खारा है। हमारे पास 5 प्रमुख महासागर हैं। अगर उन्हें आकार में घटते क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। बिल्कुल, प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला है और जो सबसे गहरा बिंदु है ना, मारियाना गर्त, वो भी यहाँ स्थित है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है और व्यापार के लिए ये सबसे व्यस्त महासागर है। सही कहा। तीसरे नंबर पर हैं हिंद महासागर, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। ये इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी अपने प्यारे भारत के नाम पर रखा गया है। उसके बाद चौथे स्थान पर आता है दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है। और पांचवा है आर्कटिक महासागर, जो बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एकदम से ठीक। तो जलमंडल और भूमंडल के बाद अब आकाश की तरफ चलते हैं, यानी वायुमंडल पर। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें 2 गैसें सबसे मुख्य हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना? हाँ, 78% नाइट्रोजन है जो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और 21% ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। बाकी का 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस हैं। सर, वायुमंडल के परतों के नाम भी स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए। सतह से शुरू करें तो क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और सबसे बाहर बहिर्मंडल आता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और है यहाँ। जी मैम, बताइए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे कॉम्पोजिशन में केवल 1% वाले हिस्से में आती है, तो ये गैस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो, लेकिन ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये गैस पृथ्वी से निकलने वाली हीट को रोक लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी बिल्कुल बर्फ का गोला बन जाएगी। अरे वाह, मतलब थोड़ी सी मात्रा भी कितनी जरूरी है। तो हमने देखा कि भूमंडल रहने के लिए जमीन देता है, जलमंडल पीने का पानी देता है और वायुमंडल सांस लेने के लिए हवा। और जब ये तीनों एक साथ एक नैरो जोन में मिलते हैं तो उसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। सही कहा मैम। इस जीवमंडल में ही हर प्रकार का जीवन संभव हो पाता है। ये एक मैजिक की तरह है जहां तीनों स्फीयर एक एग्जैक्ट रेशो में काम करते हैं। और इस मैजिक को बचाकर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप, जिसे हम अर्थ्स मेजर लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। हाँ, तो जरा सोचिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है। कहीं ऐसे ऊंचे शिखर हैं जो बिल्कुल बादलों को चीर देते हैं, तो कहीं मीलों तक फैले बिल्कुल सपाट मैदान है। आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि ये क्या है, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है सर। हमारी पृथ्वी की सतह पर जो ये अनगिनत प्रकार के स्थल रूप या आकृतियां मौजूद हैं, वे रातों रात या किसी जादू से नहीं बनी है। हाँ, कोई जादू नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल नहीं। तो छात्रों, इस कक्षा का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम उन बुनियादी प्रक्रियाओं को समझें जो इस जमीन को आकार देती हैं।
जब हम इन विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण की बात करते हैं तो विज्ञान हमें बताता है कि मुख्य रूप से 2 ही प्रक्रियाएं हैं जो इस पूरी पृथ्वी की सतह की एक तरह से इंजीनियरिंग कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ 2 प्रक्रियाएं? हाँ, और इन्हीं 2 प्रक्रियाओं के आपसी टकराव और संतुलन से कहीं पहाड़ उठते हैं तो कहीं खाइयां बनती हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है मैम। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहाड़ों और मैदानों के बीच से गुजर जाते हैं, ये मानकर कि ये तो बस प्राकृतिक परिदृश्य हैं। हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन जब मैंने इन प्रक्रियाओं के बारे में गहराई से पढ़ा तो समझ आया कि पृथ्वी वास्तव में एक बहुत बड़ा निर्माण स्थल है। एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह। हाँ। तो चलिए क्लास, इस निर्माण की पहली प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसे आंतरिक प्रक्रिया कहा गया है। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के अंदर कोई इंजन चल रहा हो। तो मैम, ये आंतरिक प्रक्रिया वास्तव में जमीन को कैसे प्रभावित करती है? तो क्लास, इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी अंदर से पूरी तरह ठंडी और ठोस नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके भीतर लगातार अपार ऊर्जा और हलचल मौजूद है। इस हलचल के कारण जो भारी दबाव पैदा होता है वो बाहर की सतह को प्रभावित करता है। मतलब अंदर का दबाव बाहर असर डालता है। बिल्कुल। इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं-कहीं ऊपर की तरफ उठ जाती है और कहीं-कहीं भारी दबाव या खिंचाव के कारण नीचे की ओर धंस जाती है। जो जमीन कल तक एकदम समतल थी, वो इन आंतरिक बलों के कारण धीरे-धीरे ऊपर धकेल दी जाती है। छात्रों, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाला एक धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली उभार है। तो मतलब पृथ्वी खुद को अंदर से बाहर की तरफ धकेल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ यही एक प्रक्रिया होती तो पृथ्वी तो अब तक सिर्फ उबड़-खाबड़ पहाड़ों से भर चुकी होती है ना। हाँ, हर जगह बस पहाड़ी पहाड़ होते। यहीं पर हमारी दूसरी प्रक्रिया कहानी में प्रवेश करती है, बाह्य प्रक्रिया। क्लास, ये वो हलचल है जो जमीन के ऊपर यानी बाहर की तरफ लगातार काम कर रही है। हवा, पानी, बारिश, बर्फ, ये सब मिलकर सतह के लगातार बनने और टूटने की एक अंतहीन प्रक्रिया चलाते रहते हैं। और इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाँ, पहला है अपरदन। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह लगातार घिसती रहती है, कटती रहती है। और दूसरा है निक्षेपण, जहां वो घिसा हुआ मलबा किसी दूसरी जगह जाकर जमा हो जाता है और एक नई सतह का निर्माण करता है। तो मैम, क्या हम कह सकते हैं कि अपरदन एक तरह से प्रकृति का हथौड़ा है जो पहाड़ों को तोड़ता है, और निक्षेपण वो सीमेंट है जो नई जमीन बनाता है? अरे वाह, ये हथौड़े और सीमेंट का उदाहरण बहुत ही तार्किक है। प्रकृति वास्तव में अपरदन के माध्यम से ऊंची उठी हुई जगहों को घिस-घिस कर समतल करने की कोशिश करती है। मतलब प्रकृति को सब कुछ बराबर करना है। हाँ, जो सामग्री या मलबा वहां से कटता है वो नदियों, हवा या बर्फ के प्रवाह के साथ दूसरी जगह ले जाया जाता है और फिर निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा उसे वहां बिछा दिया जाता है। एक शानदार चक्र है ये। अब चूंकि हम समझ चुके हैं कि जमीन ऊपर कैसे उठती है, तो आइए इस आंतरिक प्रक्रिया से पैदा हुए सबसे प्रमुख और विशाल स्थल रूप का विश्लेषण करें, पर्वत और हिमानी। पर्वत। दोस्तों, पहाड़ों की विशालता अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इनके सामने इंसान कितना छोटा है। ये तो है। लेकिन अगर हम भूगोल की भाषा में बात करें क्लास, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। इसकी सबसे बड़ी ज्यामितीय पहचान ये है कि पर्वत का जो शिखर होता है, यानी उसकी चोटी, वो आकार में छोटी और अक्सर नुकीली होती है। बिल्कुल, लेकिन उसका जो आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है, एक विशाल त्रिकोण की तरह जो नीचे से बहुत सारी जमीन घेरता है और ऊपर जाते जाते एक बिंदु पर सिमट जाता है। और छात्रों, शिखर का छोटा होना और आधार का चौड़ा होना गुरुत्वाकर्षण और अपरदन दोनों का ही परिणाम है। अच्छा, हाँ। और जब ये पर्वत अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वहां तापमान इतना कम हो जाता है कि एक बहुत ही अनोखी प्राकृतिक घटना जन्म लेती है, जिसे हिमानी कहते हैं। हिमानी। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है वो पिघल नहीं पाती और सालों साल जमा होकर बर्फ की मोटी चादरों में बदल जाती है। ढलान और अत्यधिक वजन के कारण ये बर्फ के विशाल भंडार बहुत ही धीमी गति से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं।
इन्हीं हमेशा जमी रहने वाली और खिसकती हुई बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। बर्फ की नदियां? क्लास, ये अवधारणा मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। बहुत अद्भुत है ये। आमतौर पर नदी का मतलब होता है कल बहता हुआ पानी, लेकिन हिमानी में तरल पानी नहीं, बल्कि लाखों टन ठोस बर्फ होती है जो पहाड़ की चट्टानों को अपने साथ खिंचती हुई नीचे की ओर रेंगती है। ये बाह्य प्रक्रिया यानी अपर्दन का एक बहुत ही ताकतवर रूप है। बिल्कुल। और क्लास, जब ये विशाल पर्वत अकेले नहीं होते बल्कि एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला बनती है। जब कई पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो ये श्रृंखला सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। हाँ, और हमारे पास इसके बहुत से विश्वव्यापी उदाहरण मौजूद हैं। छात्रों, जब हम एशिया की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। इसी तरह यूरोप में एल्प्स पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला मौजूद है। मतलब ये कोई एक पहाड़ नहीं है? नहीं, ये पर्वतों की एक पूरी दीवार है जो एक रेखा में हजारों किलोमीटर तक चलती है। लेकिन छात्रों, यहाँ ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ इसलिए कि ये सभी पर्वत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब एक ही तरीके से बने हैं। बिल्कुल। आंतरिक प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जिसके कारण पर्वत मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम प्रकार है वलित पर्वत। वलित पर्वत। दोस्तों, इस शब्द में ही वलन यानी फोल्ड छिपा है। हाँ। क्लास, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जमीन को दोनों तरफ से बहुत भारी दबाव के साथ धकेलती हैं, तो जमीन बीच में से सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी तौलिए या कागज को दोनों किनारों से बीच की तरफ धकेलें तो वो बीच से मुड़कर उठ जाएगा। ये तौलिए वाला उदाहरण एकदम सही है सर। है ना? इस तरह बने पर्वतों की सतह बहुत ही ऊबड़-खाबड़ होती है और इनका शिखर एकदम शंक्वाकार होता है। और हिमालय और आल्प्स, जिनकी चर्चा हमने अभी की, ये दोनों ही वलित पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं छात्रों। इनकी चोटियां आज भी बहुत नुकीली और सतह बेहद उबड़-खाबड़ है, क्योंकि ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत नए हैं। अच्छा, नए हैं इसलिए? हाँ, लेकिन इसी वलित पर्वत की श्रेणी में एक ऐसा नाम आता है जो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, भारत की अरावली श्रृंखला। छात्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी? ये एक बहुत ही शानदार तथ्य है। लेकिन मैम, मुझे यहाँ एक बात सोचनी है। अगर अरावली भी एक वलित पर्वत है तो आज वो हिमालय की तरह इतना ऊंचा और नुकीला क्यों नहीं है? यहीं पर भूगोल का एक और नियम आता है। यहीं पर हमारी वो बाह्य प्रक्रिया यानी अपर्दन काम आता है ना? क्योंकि अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, इसलिए लाखों करोड़ों सालों तक हवा और पानी ने उसे घिस कर उसकी ऊंचाई कम कर दी है। क्लास, इससे हमें समझ आता है कि प्रकृति का वो हथौड़ा कितनी निरंतरता से काम करता है। यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। समय और अपर्दन ने अरावली के शिखरों को घिस दिया है। तो छात्रों, यह थी मुड़ने या वलन की प्रक्रिया। लेकिन क्या होगा अगर जमीन का टुकड़ा मुड़ने के बजाय इतना कठोर हो कि वो दबाव पड़ने पर सीधा टूट जाए? अरे, टूट जाए? हाँ, यही से हमारे दूसरे प्रकार के पर्वत का जन्म होता है, भ्रंशोत्थ पर्वत। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर यानी सीधे ऊपर या नीचे विस्थापित होता है। क्लास, इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना हम एक लिफ्ट का उदाहरण ले सकते हैं। सोचिए कि इस जमीन के नीचे बहुत भारी हलचल हुई और जमीन बीच में से चटक गई। अब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पूरी की पूरी लिफ्ट की तरह टूटकर सीधा ऊपर की तरफ खिसक जाता है। इस ऊपर उठे हुए खंड को भूगोल की भाषा में उत्खंड कहते हैं। और उसी के बगल वाला हिस्सा जो टूटकर लिफ्ट की तरह नीचे की ओर धंस जाता है, उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इसमें कोई वलन या मोड़ नहीं होता, बस जमीन के विशाल ब्लॉक ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या ब्लॉक के खिसकने का सबसे स्पष्ट उदाहरण यूरोप की राइन घाटी है छात्रों। राइन घाटी? हाँ, वहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे जमीन का एक हिस्सा नीचे धंसा हुआ है और उसके किनारे वाले हिस्से ऊपर उठे हुए हैं, जो पहाड़ों की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के इस अद्भुत भूविज्ञान पर हमारी ये गहन चर्चा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। हम ज्वालामुखी और खनिजों से भरे पठारों पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
क्लास, अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आ रही है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। तो चलिए ट्रास, अब वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हमने जमीन के मुड़ने और जमीन के खिसकने से बने पर्वतों को देखा, लेकिन पर्वतों का एक तीसरा प्रकार भी है जहां जमीन न तो मुड़ती है और न ही ब्लॉक्स में टूटती है, बल्कि पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ खुद बाहर आकर पहाड़ बनाता है, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत। तो छात्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गर्मी के कारण जब चट्टानें पिघल जाती हैं तो वह गर्म लावा दबाव के कारण सतह फाड़कर बाहर आता है। जब ये लावा सतह पर आता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है। बार बार होने वाले विस्फोटों से लावे की कई परतें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं और हजारों लाखों सालों में ये एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेता है। हाँ। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत इसी प्रक्रिया का परिणाम है। किलिमंजारो। और क्लास, जापान का फ्यूजियामा पर्वत भी इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब हम फ्यूजियामा की तस्वीरें देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट कोन की तरह दिखता है, जो बताता है कि लावे ने किस तरह उसे एक केंद्र से बाहर की ओर जमा किया है। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने जितने भी पर्वत देखे क्लास, उन सभी में एक बात समान थी, उनका शिखर। चाहे वे हिमालय हों या फ्यूजियामा, ऊंचाई पर जाने के बाद वे एक नुकीली चोटी में बदल जाते हैं। हाँ, शिखर हमेशा नुकीला होता है पर्वतों का। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर जमीन आंतरिक प्रक्रिया के कारण ऊपर तो उठे, लेकिन ऊपर जाकर वो नुकीली ना हो बल्कि एकदम सपाट हो जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक स्थिति है जो हमें हमारे अगले स्थल रूप की ओर ले जाती है, पठार। पठार। तो छात्रों, पठार वास्तव में एक उठी हुई और सपाट भूमि होती है। अगर आप इसकी ज्यामिति को समझें तो ये आसपास के मैदानी इलाकों से अचानक ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा किसी पर्वत की तरह शंक्वाकार नहीं होता, बल्कि एक मेज के समान बिल्कुल सपाट होता है, एक टेबल की तरह। हाँ। पठार का निर्माण भी अक्सर जमीन के विशाल हिस्सों के एक साथ बिना मुड़े ऊपर उठने से होता है। लेकिन छात्रों, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इनका आकार नहीं बल्कि इनके भीतर छिपा हुआ खजाना है। खजाना? हाँ, पठारों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। खनिजों की प्रचुरता। दोस्तों, जब हम सोने, हीरे, लोहे या कोयले की बात करते हैं तो ये हमें अक्सर इन्हीं पठारी इलाकों में मिलते हैं। इसका कारण ये है कि पठार अक्सर बहुत पुरानी और कठोर चट्टानों से बने होते हैं जो पृथ्वी के भीतर मौजूद इन खनिजों को सहेज कर रखते हैं। बिल्कुल। विश्व स्तर पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका का पठार है क्लास। पूरे विश्व में ये पठार सोना और हीरों के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की अर्थव्यवस्था इसी पठार की खनिज संपदा पर काफी हद तक निर्भर करती है। और यदि हम इस संदर्भ में भारत की बात करें छात्रों, तो हमारे पास भी पठारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार। अरे हाँ, छोटा नागपुर। यह क्षेत्र भारत के लिए किसी औद्योगिक रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। यहाँ लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े और प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। और एक और बात छात्रों, पठारी इलाके केवल खदानों के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि इनकी भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत और तेज बहाव वाले जलप्रपात भी बनते हैं। जलप्रपात वाली बात तो बहुत ही तार्किक है मैम, क्योंकि पठार मेज की तरह होते हैं, तो नदियां जब इस उठी भी जमीन के किनारे तक पहुंचती हैं तो वे अचानक नीचे गिरती हैं, जिससे शानदार झरने बनते हैं। बिल्कुल। क्लास, इसी छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है और जब वो इस पठार के किनारे से गिरती है तो प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रकृति की ये इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। सच में अद्भुत है। लेकिन खनिजों और झरनों से परे क्लास, पठारों की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हर नियम को चुनौती देता हुआ लगता है, तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जब मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो यह समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। और तिब्बत के पठार की ये ऊंचाई अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देती है। 6000 मीटर की ऊंचाई का मतलब है कि यह दुनिया की कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से भी ज्यादा ऊंचा है छात्रों। मुझे भी यहाँ यही सवाल परेशान कर रहा है मैम। अगर कोई जमीन 6000 मीटर तक ऊंची उठ चुकी है तो हम उसे सिर्फ एक सपाट मेज कहकर पठार क्यों मान रहे हैं?
क्या इतनी ऊंचाई होने के बावजूद सिर्फ एक नुकीली चोटी का न होना ही उसे पर्वत कहलाने से रोक देता है? हाँ सर, ये विज्ञान और भूगोल की स्पष्टता का बेहतरीन उदाहरण है। केवल ऊंचाई किसी स्थल रूप को पर्वत नहीं बनाती। पर्वत की परिभाषा में शिखर का छोटा या शंक्वाकार होना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब चोटी होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तिब्बत का पठार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी ऊपरी सतह हजारों किलोमीटर तक समतल या मेज के आकार की है। यह विशाल सपाटपन ही इसे पर्वत की श्रेणी से बाहर रखकर विश्व के सबसे ऊंचे पठार का दर्जा दिलाता है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला तथ्य था। तो क्लास, अब तक हमने पृथ्वी के ऊपर उठने की कहानी समझी, हमने पर्वतों की नुकीली चोटियां देखी और पठारों की सपाट मेजें देखी। लेकिन अब हमें कहानी के दूसरे हिस्से को देखना होगा, निक्षेपण वाले हिस्से को। हाँ, याद है शुरुआत में हमने बाह्य प्रक्रिया और अपरदन की बात की थी। हवा, बारिश और बर्फ लगातार इन ऊंचे पहाड़ों और पठारों को काट रहे हैं, घिस रहे हैं। तो वो घिसा हुआ सारा मलबा, पत्थर और मिट्टी आखिर जाती कहाँ है? ये सवाल हमें इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे जीवनदायी स्थल रूप तक लाता है, मैदान। तो छात्रों, मैदान पृथ्वी की सतह के वे हिस्से हैं जो बिल्कुल समतल हैं। भौगोलिक दृष्टि से इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 200 मीटर ही होती है। सिर्फ 200 मीटर? हाँ। अब सवाल यह है कि ये इतने समतल और विस्तृत कैसे बने? इसका सीधा उत्तर है निक्षेपण, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। छात्रों, मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। जब नदियां पहाड़ों की खड़ी ढलानों से तेज गति से नीचे उतरती हैं, तो उनमें अपरदन करने की अपार क्षमता होती है। वो तो है, वे पहाड़ों को अक्षरशः काटती हुई बहती हैं। नदियां अपने तेज बहाव के साथ पहाड़ों से भारी पत्थर, बालू और सिल्ट यानी बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी को बहाकर नीचे ले आती हैं। लेकिन क्लास, जब ये नदियां पहाड़ से उतरकर समतल इलाके में प्रवेश करती हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन होता है। ढलान कम होने के कारण नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है। बिल्कुल धीमी हो जाती है। और गति धीमी होने के कारण वो अपने साथ लाए गए उस भारी मलबे, पत्थर, बालू और सिल्ट को आगे नहीं ले जा पाती। वो सारे मलबे को उसी समतल जमीन पर बिछाने लगती है। हाँ, और इसी लगातार बिछने या निक्षेपण की प्रक्रिया से मैदानों का निर्माण होता है। पहाड़ों का ही अंश कट कट कर एक नई समतल जमीन में बदल जाता है। और ये घिस कर आया हुआ मलबा कोई साधारण मिट्टी नहीं है दोस्तों। पहाड़ों से लाए गए पत्थरों और सिल्ट में भारी मात्रा में खनिज और पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए छात्रों, निक्षेपण से बने ये मैदान खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। ये जमीन कृषि के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। बिल्कुल। दोस्तों, जरा मानव सभ्यता के नजरिए से सोचिए, आपको रहने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन ताकि भोजन उग सके, नदियां ताकि पानी मिल सके, और समतल जमीन ताकि आप आसानी से घर और सड़कें बना सकें। हाँ, ये बुनियादी जरूरतें हैं। और ये तीनों चीजें मैदानों में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए इस अत्यधिक उपजाऊपन और अनुकूल वातावरण के कारण मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक होती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें क्लास, तो गंगा का मैदान इसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। सही कहा। गंगा का मैदान पूरे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सदियों से गंगा और उसकी सहायक नदियां हिमालय से कटकर लाए गए उपजाऊ सिल्ट को इस इलाके में बिछा रही हैं, जिसने इस क्षेत्र को कृषि और सभ्यता का केंद्र बना दिया है। अगर हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ देखें, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना क्लास, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख? ये नंबर सुनने में ही बहुत विशाल लगता है। और इसका जो विस्तार है, मतलब अगर उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें, तो ये दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। राइट। और पूरब से पश्चिम भी तो कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। मतलब क्लासिक एनालॉजी दूं तो अगर कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेखा में चले,
तो ये प्रकृति द्वारा खींची गई एक विशाल 3214 किलोमीटर लंबी रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। और इसी विशाल आकार की वजह से अगर हम देश के दक्षिणी हिस्से को देखें तो वो एक प्रायद्वीप बनाता है, जिसे हम पेनिनसुला भी कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, है ना? एकदम सही, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग। जैसे अगर हम भारत के नक्शे पर दिशाओं को जोड़ें तो पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। और उत्तर में तो हमारा हिमालय है ही। वाकई ये एक नेचुरल किले जैसा है। अब अगर हम अपनी अगली स्लाइड पर आएं और विश्व के ग्लोब पर भारत की स्थिति देखें तो हम पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में हैं। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। राइट। और देश के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहाँ मेरा एक सवाल है, ये जो अक्षांश और देशांतर के नंबर हैं, एक स्टूडेंट के लिए ये नंबर इतने महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इन्हें याद रखना क्यों जरूरी है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए बच्चों, इसका सीधा कनेक्शन समय से है, मतलब देशांतर और समय का गणित। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के देशांतरों में जो आपने बताया ना 68 से 97, ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इस बड़े अंतर के कारण ही अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। ओह, 2 घंटे का फर्क। मतलब अगर अरुणाचल में सुबह के 6 बज रहे हैं और सूरज निकल आया है तो गुजरात में अभी भी अंधेरा होगा। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को भारत का मानक समय या कहें स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। मतलब मानक याम्योत्तर। एकदम सही, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक ही समय दिखाएं। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, प्रकृति और इंसान के तालमेल का। इससे पहले कि हम सीमाओं की तरफ बढ़ें, अगर क्लास में मजा आ रहा है बच्चों तो शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल बच्चों, चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है वो पड़ोसियों के बारे में है। हमारी स्थलीय सीमाएं यानी जमीनी बॉर्डर 7 देशों से जुड़े हुए हैं। 7 देश, राइट। और सिर्फ जमीनी नहीं, दक्षिण में समुद्र में भी हमारे 2 द्वीप पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। और क्लास, एक बहुत ही खास चीज है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जल संधि, जिसे अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट कहते हैं। हाँ, पाक जल संधि। अब राजनीतिक रूप से देखें तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनमें भी बहुत विविधता है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। और एक फैक्ट और है क्लास, 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ये हमारी स्लाइड में भी साफ साफ दिया गया है। राइट। राजनीतिक लकीरों के बाद अब देखते हैं कि प्रकृति ने भारत को कैसे बांटा है। मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में। 6 भाग। ओके। और शुरुआत होती है सबसे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे उत्तर में है वृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, जहां सबसे ऊंचे शिखर मौजूद हैं। फिर उसके ठीक दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। एकदम परफेक्ट। और हिमालय के ठीक नीचे यानी दक्षिण में हमारा दूसरा भौतिक भाग है उत्तरी मैदान। अच्छा, उत्तरी मैदान। ये जो मैदान है ना बच्चों, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो क्लासिक एनालॉजी से समझें तो ये नदियां प्रकृति के डिलीवरी ट्रकों की तरह है। हाँ, डिलीवरी ट्रक, सही है। मतलब जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लोड करके लाती हैं और इन मैदानों में बिछा देती हैं, जिससे ये खेती के लिए बेहतरीन बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर जगह ऐसी हरियाली नहीं है। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो हमारा तीसरा भाग है भारतीय महामरुस्थल। ओहो, राजस्थान का वो इलाका। हाँ, जो बहुत ही गर्म, शुष्क और रेतीला है। वहां खेती उतनी आसान नहीं है। और इसके बाद आता है हमारा चौथा भाग, जो है प्रायद्वीपीय पठार। ये उत्तरी मैदानों के ठीक दक्षिण में
एक त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर शेप में है। और ये बहुत पुराना है। यहाँ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली स्थित है। साथ ही विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी यहीं हैं। और एक जरूरी बात क्लास, नर्मदा और तापी नदियां इन्हीं पठारों से बहकर पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। राइट। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सोचिए कितना अद्भुत है कि एक ही देश में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, उपजाऊ मैदान हैं, सूखे मरुस्थल हैं और इतने पुराने पठार एक साथ मौजूद हैं। वाकई ये विविधता कमाल की है। और हमारी लिस्ट में 5वां भाग है तटीय मैदान, जो इस प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर है। पश्चिम में जो है उसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, जो एकदम लगातार है, और पूर्व में है पूर्वी घाट, जो थोड़ा कटा-फटा है। और छठा और आखिरी भाग है हमारे द्वीप समूह। हाँ, आइलैंड्स। अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो भूगोल के ये बड़े हिस्से तो हमने समझ लिए, लेकिन स्लाइड 13 और 14 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द भी हैं जिनका मतलब क्लास को पता होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने जलोढ़ निक्षेप की बात की थी, जो नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन और उपजाऊ मिट्टी होती है। और एक शब्द था सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। एकदम सही। ये वो नदी होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर अपना पानी मिला देती है। एकदम सही। और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है ना, तो उसके मुहाने पर एक त्रिभुजाकार स्थल बन जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। अच्छा, जैसे अपना सुंदरबन डेल्टा। बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। क्या बात है। और एक और शब्द था प्रवाल यानी कोरल। आपने बताया था कि लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, तो अब प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल असल में छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। वेट, क्या? मैं थोड़ी हैरान हूं सर कि इतने छोटे समुद्री जीवों के कंकाल से लक्षद्वीप जैसा पूरा का पूरा द्वीप कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना लेकिन विज्ञान यही है। जब ये सूक्ष्म पॉलिप्स मरते हैं तो उनका कठोर कंकाल वहीं रह जाता है। फिर नए पॉलिप्स उन पुराने कंकालों के ऊपर पनपते हैं। ओके। और ये सिलसिला हजारों सालों तक चलता है। धीरे धीरे ये कंकालों का ढेर समुद्र से बाहर आ जाता है और एक द्वीप बन जाता है। वाह, प्रकृति का निर्माण भी कितना अनोखा है। लेकिन प्रकृति सिर्फ निर्माण ही नहीं करती, उसका एक विनाशकारी रूप भी है, जो हमारी आखिरी स्लाइड का विषय है, सुनामी। हाँ, सुनामी एक बहुत ही गंभीर विषय है बच्चों। सुनामी आखिर आती कैसे है? देखिए, इसे 3 चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले समुद्र के तल पर टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से एक जबरदस्त भूकंप आता है। मतलब समुद्र के अंदर भूकंप? बिल्कुल। और उस भूकंप की वजह से जो अथाह ऊर्जा निकलती है, वो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे एक विशाल सागरीय तरंग बनती है। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण? तीसरा चरण तब होता है जब ये विशाल तरंग पूरी ताकत से तट से यानी किनारे से टकराती है और भयंकर तबाही मचाती है। जैसे 2004 की सुनामी? एकदम सही। 2004 की सुनामी ने हमारे भारतीय तटों को बुरी तरह प्रभावित किया था। ये प्रकृति की ताकत का एक खौफनाक उदाहरण है। हम भारत की जलवायु, यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों की बारीकियों को समझने वाले हैं। और इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ नक्शों और भौगोलिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर तय करता है कि हम क्या पहनते हैं या हमारा इकोसिस्टम कैसा बर्ताव करता है। राइट। इस पूरे तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जिसे अक्सर लोग एक ही मान लेते हैं, यानी मौसम और जलवायु। मौसम तो वो है ना जो दिन प्रतिदिन बदलता है। जी बिल्कुल। मौसम वायुमंडल की वो स्थिति है जो दिन प्रतिदिन या यूं कहें कि घंटे दर घंटे बदलती रहती है। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण शामिल होता है। अच्छा, इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो मौसम बिल्कुल हमारे डेली मूड की तरह होता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, मतलब सुबह कोई खुश हो सकता है और दोपहर तक शायद उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए। ठीक वैसे ही सुबह कड़कड़ाती धूप हो सकती है और दोपहर तक अचानक काले बादल छा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये अस्थिर स्वभाव ही मौसम है।
दैनिक मौसम से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो महीनों तक टिके रहते हैं। यानी हमारे मौसम या ऋतुएं? हाँ, भारत के प्रमुख मौसमों की बात करें तो शीत ऋतु यानी सर्दी दिसंबर से फरवरी तक होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिससे उत्तर भारत में तापमान कम रहता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी मार्च से मई तक होती है। तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है। सही कहा। और इसी भयंकर गर्मी का एक खतरनाक हिस्सा है लू। लेकिन एक सेकंड, लू पर मेरा एक सवाल है। गर्मियों में चलने वाली ये हवा इतनी खतरनाक क्यों होती है? मतलब गर्मी तो वैसे भी होती है। देखिए, लू कोई सामान्य गर्म हवा नहीं है, बल्कि ये एक शुष्क पवन है। शुष्क यानी ड्राई? बिल्कुल, ये पूरी तरह ड्राई होती है और पल भर में शरीर की सारी नमी छीन लेती है। इसी वजह से ये जानलेवा बन जाती है और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। खैर, गर्मी के बाद हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है मानसून। हाँ, वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून। यह जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल यानी जमीन की ओर बहती है और अपने साथ भरपूर नमी लाती है, जिससे खूब बारिश होती है। बिल्कुल। और फिर आता है शरद ऋतु का समय, यानी मॉनसून के लौटने का समय। अक्टूबर और नवंबर में पवन वापस स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटती है। रुकिए, यह मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मॉनसून वापस लौट रहा है और हवाएं जमीन से आ रही हैं, तो इस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश क्यों होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है कि जब ये लौटती हुई पवन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो वो वहां से दोबारा नमी उठा लेती है। ओह, अच्छा। तो मतलब जाते जाते भी हवाएं वहां से पानी सोख लेती हैं। एग्जैक्टली। और फिर पानी से भरी ये हवाएं इन राज्यों से टकराकर वहां बरसती हैं और हर साल आने जाने वाले इन मौसमों के आधार पर ही किसी जगह की जलवायु तय होती है। जलवायु यानी क्लाइमेट। हाँ, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो अगर मैं अपने पिछले उदाहरण पर वापस जाऊं, तो मौसम अगर किसी खिलाड़ी का एक मैच का स्कोर है, तो जलवायु उसका पूरा करियर एवरेज है। बहुत बढ़िया। और भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। और भारत में कृषि पूरी तरह से इसी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, राइट? 100%। बातों ही बातों में मैं क्लास को याद दिलाना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये आसान उदाहरण पसंद आ रहे हैं तो तुरंत शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही मजेदार क्लासेस आपको मिलती रहें। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जलवायु हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करती है। वो 4 बातें कौन सी हैं? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच यानी बनावट। लेकिन क्या एक ही देश में इन 4 कारकों से सच में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तापमान में अंतर देखिए। अत्यधिक गर्म स्थान जैसे राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर है। हाँ, वहां तो ओवन जैसी गर्मी होती है। और दूसरी तरफ अत्यधिक ठंडे स्थान है, जैसे जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल, जहां बर्फीली ठंड होती है। ये तो ऊंचाई का कमाल है। और वर्षा का अंतर तो और भी हैरान करने वाला है। मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। सही कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। जबकि लेह और लद्दाख में किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। ये पहाड़ों की बनावट या उच्चावच का नतीजा है। और तटीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे मुंबई और कोलकाता, वहां की जलवायु मध्यम तो है, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ठंडी। हाँ, वहां का तापमान स्थिर रहता है। लेकिन वहां की उच्च आर्द्रता यानी जो भयंकर चिपचिपाहट होती है, वो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। क्योंकि समुद्र के पास होने से हवा में नमी हमेशा बनी रहती है। अब देखिए, जैसी जलवायु होगी वैसी ही वहां की हरियाली भी होगी। तो आइए वनों की दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। प्राकृतिक वनस्पति उन घास, झाड़ियों और पौधों को कहते हैं जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। मतलब जो अपने आप उगते हैं। हाँ, और वनों में अलग अलग परतें होती हैं जो 60 मीटर तक फैली होती हैं। सबसे नीचे भूमि परत होती है। उसके ऊपर क्या होता है? फिर 1.5 मीटर की झाड़ी वाली परत होती है। हाँ। उसके ऊपर 5 मीटर तक तरुण वृक्ष होते हैं। अच्छा। और मैंने सुना है कि इसके ऊपर एक बहुत घनी छद जैसी परत होती है। हाँ, उसे वितान या कैनोपी कहते हैं।
जो 20 से 40 मीटर तक होती है, और सबसे ऊपर उद्गामी परत होती है जो 60 मीटर तक जाती है। ये तो बिल्कुल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह हो गया, जिसमें हर फ्लोर पर अलग तरह की वनस्पति रहती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और ये वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इसके अलावा हमें लकड़ी, जड़ी बूटियां, शहद और रबड़ भी देते हैं। और वन्य जीवों का प्राकृतिक घर भी तो होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, पेड़ मिट्टी के लिए क्यों जरूरी हैं? ये सबसे जरूरी काम है पेड़ों का। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं और उसके अपरदन यानी कटने और बहने को रोकती हैं। ओह अच्छा, इसीलिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहां अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। एग्जैक्टली। अब जब जंगल इतने घने और विविध हैं, तो वहां रहने वाले जीव भी तो खास होंगे। बिल्कुल। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ इन्हीं जंगलों की शान है। और क्या आपको पता है कि गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है? अरे वाह, सिर्फ गिर वन में? और अगर हम नक्शे के हिसाब से देखें तो क्षेत्रीय वन्य जीव भी बहुत अलग अलग हैं। हाँ, जैसे रेगिस्तान में ऊंट और कच्छ के रन में जंगली गधा पाया जाता है। और असम के जंगलों में वहां तो बहुत बारिश होती है। वहां हाथी और एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी बहुत पाए जाते हैं। और जो जीव हिमालय क्षेत्र में रहते हैं उनका क्या? वहां जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू पाए जाते हैं जो ठंड सहने के अनुकूल होते हैं। इसके साथ ही हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और कई प्रमुख सांपों की प्रजातियां जैसे कोबरा और करईत भी बहुत अहम है। बिल्कुल अहम है। हमारे देश में इतने अद्भुत जीव हैं, लेकिन इन्हें हमारी सुरक्षा की सख्त जरूरत है। तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? संरक्षण के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी तो हैं, जैसे बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना। एकदम सही। और लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह भी मनाया जाता है। लेकिन ये जंगल और वन्यजीव सिर्फ हमारे जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों के लिए भी जरूरी हैं। आप प्रवासी पक्षियों की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, जैसे लिटिल स्ट्रिंट पक्षी, जिसकी हैरानी भरी कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई थी। सोचिए, ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जिसका वजन सिर्फ 15 ग्राम है। हाँ, और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। इसके अलावा पिंटल बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो और ऑस्प्रे भी आते हैं। लेकिन सोचिए, सिर्फ 15 ग्राम का जीव बिना किसी जीपीएस के 8000 किलोमीटर का सटीक रास्ता कैसे तय कर लेता है? ये सचमुच प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का ये सेशन मजेदार और ज्ञानवर्धक लगा तो शिक्षा स्टोर को अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।